सारे के सारे साथियों को नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका एक नए दिन हेमेटोलॉजी की दुनिया में। जानकारी के लिए बता दूं आपको कि लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, आज का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप पूरी तरीके से हेमेटोलॉजिस्ट बन चुके होंगे। बोले तो आने वाले भविष्य में किसी की भी ब्लड रिपोर्ट, जो अमूमन होता है कि नर्सिंग करने के बाद जब अपना कोई नॉन रिश्तेदार, पड़ोसी, जानकार, दोस्त अपन को अपनी रिपोर्ट दिखाता है तो अपन उस रिपोर्ट में इस चीज पर ध्यान लगाते हैं कि नॉर्मल वैल्यू क्या है और एबनॉर्मल वैल्यू क्या है। उसके बाद उस रिपोर्ट को देखने पर, अच्छे से देखने पर भी अगर अपन को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है और थ्योरेटिकली भी कमी है तो फिर लास्ट में अपने नॉन से यही पूछते हैं कि क्या बोला डॉक्टर साहब ने, और वो नॉन बताता है डॉक्टर साहब ने बोला हल्का सा पी लिया है, लीवर पे सूजन है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, सही हो जाएगा। फिर आप भी डॉक्टर साहब की हाँ में हाँ मिलाते हो कि हाँ बिल्कुल सही बोला डॉक्टर साहब ने, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होगा। बोले तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कभी कभार, और ये सबकी कहानी है, जब तक अपन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेते या प्रैक्टिकल अपन साउंड नहीं हो जाते, 5 साल तक गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने के बाद आपको उतनी ही नॉलेज हो जाएगी जितनी कि एक फिजिशियन को होती है। वही जिस वार्ड में आप काम करोगे एक ही तरह के केस आएंगे, एक ही तरह की रिपोर्टिंग होगी, और 5 साल बाद तो इतना अनुभव हो जाता है कि डॉक्टर साहब कई बार फोन पे ही सिग्नल दे देते हैं, अपन काम को परफॉर्म कर देते हैं। आधे से ज़्यादा काम कि कौन सी दवाई इन्फ्यूजन से लगानी है, क्या रेट होगी, किसको देना है, किसको नहीं देना है, यानी अनुभव के आधार पर सीखा जाता है। और जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे होंगे और 5 साल का अनुभव आपको हो चुका होगा तो ब्लड रिपोर्ट छोड़ो, जितनी भी रिपोर्ट होती हैं सबकी जानकारी होगी। और आने वाले भविष्य के अंदर जो रेजिडेंट नए आएंगे और आपके साथ काम करेंगे उनको भी आप साथ ही पढ़ा रहे होंगे, और जब आप उनको पढ़ाते हो तो ऑटोमेटिकली वो जब भी आपको बुलाएंगे, कभी भी नाम के पीछे जी लगा कर बुलाएं, ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट आता है। तो अपन को थ्योरेटिकली भी साउंड होना चाहिए, प्रैक्टिकली आप आने वाले भविष्य में साउंड हो ही जाएंगे। तो आज के लेक्चर में आप पूरी तरीके से हेमेटोलॉजिस्ट बन जाएंगे। एक और छोटी सी बात, नॉर्मली जब अपन नर्सिंग की बुक्स को पढ़ते हैं तो नजरिया केवल इतना सा रखते हुए पढ़ते हैं कि हाँ यार मुझे नर्सिंग में केवल पास होना है। देखें, अपन को ये नजरिया रखते हुए पढ़ना चाहिए कि नहीं, नर्सिंग छोड़ो, मुझे मेडिकल फील्ड में मुकाम हासिल करना है। उसका कारण है कि जो एमबीबीएस एमडी लोग पढ़ते हैं, इनको पढ़ते हैं इससे पहले ब्लड ग्रुप, कोएगुलेशन, वारफेरिन, हेपेरिन, क्या उनकी किताबों में अलग से लिखा हुआ है हेपेरिन, या उनकी किताबों में वारफेरिन के इंडिकेशन अलग हैं, या उनकी किताबों में कूम टेस्ट कोई अलग तरीके से दिया हुआ है? नहीं, जो लीवर सिरोसिस वो पढ़ते हैं वही अपन पढ़ते हैं। हालांकि एग्जाम पैटर्न ऐसा हो गया है, होना नहीं चाहिए, केवल नर्सिंग मैनेजमेंट पर ही फोकस होना चाहिए, बट वो इतना डिटेल में पूछा जाता है कि हेपेटोएन्सेफेलोपैथी का मैनेजमेंट क्या होगा, यानी कि हेपेटोएन्सेफेलोपैथी का मैनेजमेंट अपन नहीं करेंगे, फिजिशियन करेगा, बट अपन से पूछा जा रहा है इसलिए एक वाइड अध्ययन अपने द्वारा किया जाता है। तो आपको दिमाग में ये रखते हुए पढ़ना है कि ये केवल और केवल नर्सिंग कंपटीशन को पास करने की पढ़ाई नहीं है। इस पढ़ाई को मैं उस हाइट पर लेकर जाऊंगा जो बड़े से बड़ा प्रोफेसर किसी सवाल को पूछ रहा होगा रेजिडेंट से, और रेजिडेंट डॉक्टर से जब वो जवाब नहीं दिया जाएगा और बगल में आप खड़े होंगे, राउंड करा रहे होंगे, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देंगे। उस प्रोफेसर की नजर में आपकी इज्जत उस रेजिडेंट डॉक्टर से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अपन पढ़े हुए हैं। तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता, वो भी इंसान है, अपन भी इंसान है। वो थोड़ा सा डिटेल में ज्यादा पढ़ लेते हैं, अपन कम पढ़ते हैं, बस इतना ही अंतर होता है। वो भी प्रैक्टिकल काम करके नॉलेज बराबर हो जाती। आज भी गांव के अंदर एक कंपाउंडर साहब या नर्सिंग स्टाफ जो गवर्नमेंट सेक्टर में पीएससी पर काम करता है, वहां काम करने वाले मेडिकल ऑफिसर से ज्यादा मरीज देखता है। आपने खुद आपके गांव के अंदर अनुभव किया होगा, जो आपके गांव के कंपाउंडर साहब का सम्मान है, इतना डॉक्टर साहब का सम्मान नहीं होता है।
तो कंपाउंडर साहब या नर्सिंग ऑफिसर उतनी ही नॉलेज रखता है जितना कि एक मेडिकल ऑफिसर रखता है। तो अपने आप को कतई उनसे कम नहीं समझना है। उसी लेवल का अपन पढ़ रहे हैं, उसी वाइड वे में अपन पढ़ रहे हैं, जो अपन को भी वही वाइड नॉलेज होगी जो नॉलेज उनको है। तो उस लेवल को सोचकर अपन पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली पढ़ाई में आनंद आएगा और आगे बढ़ने की भी प्रेरणा अपन को मिलेगी। तो आज लास्ट लेक्चर है हेमेटोलॉजी का। इसके बाद आप हेमेटोलॉजिस्ट बन चुके होंगे और आने वाले भविष्य में किसी भी रिपोर्ट को देखने में सक्षम होंगे। हेमेटोलॉजी, सेल, टिश्यू, ये सारे के सारे सब्जेक्टों का बेस बनाते हैं। बेस इस वजह से बनाते हैं कि चाहे आने वाले टाइम में आप पीडिया पढ़ें, ओबीजी पढ़ें, साइकेट्रिक तक पढ़ें, मेडिकल सर्जिकल पढ़ें, ऐसा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता या चैप्टर नहीं होता जिसमें अपन ब्लड इन्वेस्टिगेशन ना कराते। ब्लड इन्वेस्टिगेशन से एक तो उसको क्या बीमारी है इसका अंदाजा लगता है, साथ में यह भी पता चलता है कि अब मुझे कौन सी जांच और करानी चाहिए। जैसे रीनल फंक्शन टेस्ट आपने कराया, क्रेटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ आया, तो उससे अंदाजा लगता है कि यार एक सोनोग्राफी तो हो जाए, एक आईवीपी तो हो जाए। बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ आया, एसजीओटी-पीटी बढ़ा हुआ आया, तो उसके बाद लीवर में सिटी स्कैन या सोनोग्राफी कराते हैं अपन। सीरम एमाइलेज या लाइपेज का लेवल बढ़ा हुआ आया तो एमआरसीपी कराते हैं अपन पेनक्रियाज की स्टडी के लिए। तो मीनिंग यह है कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन से अपन को एक तो बीमारी का मालूम चलता है, बीमारी का मालूम नहीं भी चले तो यह अंदाजा लगता है ब्लड इन्वेस्टिगेशन से कि अब अपन को कौन सी रिपोर्ट करानी चाहिए। तो चलें इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आपका लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है कूम टेस्ट। देखिए, कूम टेस्ट को एक और नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट या एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट, एजीटी के नाम से भी जाना जाता है। अब एंटी ग्लोबुलिन नाम क्यों दिया गया है इस पर भी चर्चा करेंगे अपन। दो तरह का होता है ये, डायरेक्ट कूम टेस्ट और इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। कौन से सरकमस्टांस में डायरेक्ट वाला परफॉर्म करते हैं, कौन से सरकमस्टांस में इनडायरेक्ट वाला परफॉर्म करते हैं, बस इसी पर बेसिस क्वेश्चन आते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक में 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि कूम टेस्ट कौन सी कंडीशन के लिए परफॉर्म किया जाता है, एप्लास्टिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, एक बच्चा जिसका जन्म हुआ है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के साथ, डेवलप हो गया है बच्चे में, तो उस बच्चे में कौन सा कूम टेस्ट परफॉर्म किया जाना संभावित होगा, डायरेक्ट कूम टेस्ट या इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। तीसरा क्वेश्चन बनता है, किसी इंसान को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हुए बार बार रिएक्शन होने की ससेप्टेबिलिटी है, आज अपन उसको फिर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, तो क्या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसका पता लगाने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले कौन सा कूम टेस्ट किया जाना चाहिए। और चौथा और लास्ट क्वेश्चन, एक मदर जो RH नेगेटिव है, RH पॉजिटिव बच्चे को जन्म दिया और उसको रोगाम नहीं लगा, तो अगले बच्चे में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने के लिए मदर में कौन सा टेस्ट किया जाना संभावित है, डायरेक्ट कूम टेस्ट या इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। तो ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं का जवाब ढूंढेंगे अपन। तो कूम टेस्ट में बनने वाला पहला क्वेश्चन इस तरीके से है, जिसका आंसर भी सामने लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड फॉर हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया के लिए कूम टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इस कूम टेस्ट के अंदर जो रिएजेंट इस्तेमाल होता है उसको कूम ने अपने नाम से बोला कूम्ब रिएजेंट। कूम्ब रिएजेंट के अंदर क्या इस्तेमाल होता है, लिखा हुआ है एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन। एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन क्या होती है ये अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो क्वेश्चन मैंने पूछा, क्वेश्चन नंबर 2, वो ये लिखा हुआ है। पहला तो हो गया कूम टेस्ट कौन सी बीमारी में करते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया। दूसरा सामने लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कूम टेस्ट इज यूज्ड इन बेबी बोर्न विद एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस।
एक बच्चा जिसका जन्म हुआ है विद एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, उस बच्चे में कौन सा कूम टेस्ट किया जाना जायज होगा? डायरेक्ट कूम टेस्ट या इनडायरेक्ट कूम टेस्ट? इसका आंसर अपन को ढूंढना है। अगला क्वेश्चन, टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कूम टेस्ट यूज्ड बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन? किसी इंसान में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले कौन सा कूम टेस्ट करेंगे, ये पता लगाने के लिए कि इंसान में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। कौन सा कूम टेस्ट किया जाना उचित होगा? और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कूम टेस्ट इज यूज्ड इन मदर? देखें, मदर में कौन सा कूम टेस्ट यूज करेंगे? क्वेश्चन 1 लिखा हुआ था, उसमें था बच्चे में कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? हु इज हैविंग द रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस इन हर नेक्स्ट बेबी? उसके अगले बच्चे में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस होने की रिस्क है या नहीं है तो कितनी रिस्क है, इसका पता लगाने के लिए कौन सा कूम टेस्ट करोगे? तो क्वेश्चन नंबर 2 इससे जस्ट पहले वाला और क्वेश्चन नंबर 1, ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर टेस्ट को अपने द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपन कूम टेस्ट को। सबसे पहले अपन स्टार्ट करें डायरेक्ट कूम टेस्ट। डायरेक्ट कूम टेस्ट किस तरीके से किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका बेसिक जानेंगे अपन। देखें, यूं मान के चलो कि एक मरीज है जो अस्पताल के अंदर भर्ती है। ये मरीज है, वही अपने पुराने वाले भैया आ गए, क्योंकि सारी बीमारियां इन्हीं को होती हैं। ये मरीज है, ये अस्पताल में भर्ती है। अच्छा, अस्पताल में क्यों भर्ती कराया है इसको? अस्पताल में क्यों भर्ती कराया है उसकी जानकारी भी ले लें। 1 जनवरी को इसके अंदर टोटल आरबीसी के नंबर 3.4 मिलियन थे। इस मरीज में 1 जनवरी को टोटल आरबीसी के नंबर 3.4 मिलियन थे। वापस से इसके इन्वेस्टिगेशन हुए 1 मार्च को, तो भी 3.0 मिलियन थे। वापस से इन्वेस्टिगेशन हुआ 1 जून को, तो 2.6 मिलियन ही रह गए। यानी आरबीसी के नंबर स्टेबल बने हुए हैं या फिर कम हो रहे हैं, स्टेबल बने हुए हैं या फिर कम हो रहे हैं। और अगस्त में चेक किया अपन ने 3 अगस्त को या 4 अगस्त को, तो आरबीसी के नंबर अभी भी 2.5 मिलियन बने हुए। इसका मतलब यह है कि पिछले 8 महीनों से इस पर्टिकुलर इंसान के अंदर आरबीसी के नंबर कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। अब जैसे ही अब अपन सोचा कि इसका इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, भैया बिना मतलब के मारा जाएगा। इसमें आरबीसी के नंबर कम है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट दोनों नॉर्मल है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के नंबर नॉर्मल हैं पूरी तरीके से। आरबीसी के नंबर इस पर्टिकुलर इंसान में कम है। चलो सबसे पहले अपन दिमाग लगाएं, क्या करना चाहिए यार? आरबीसी नहीं बन रही भैया के शरीर में, शायद किडनी तो खराब नहीं है, कहीं एरिथ्रोपोइटिन का सीक्रेशन बंद हो गया हो। चलो चेक करके देख लेते हैं। सोनोग्राफी करा ली, रीनल फंक्शन टेस्ट करा लिया, दोनों नॉर्मल आए, किडनी बिल्कुल फिट है। चलो कहीं किडनी ने एरिथ्रोपोइटिन का सीक्रेशन बंद तो नहीं कर दिया, चलो एरिथ्रोपोइटिन करा लो, एरिथ्रोपोइटिन का लेवल भी नॉर्मल मिला। एरिथ्रोपोइटिन की जांच कराई तो एरिथ्रोपोइटिन का लेवल भी नॉर्मल मिला। इसका मतलब है एरिथ्रोपोइटिन तो पूरा है। अच्छा, एरिथ्रोपोइटिन पूरा है फिर भी इसके अंदर आरबीसी नहीं बन रही, है तो गलत बात है। अच्छा, बोन मैरो की जांच करा के देखें, क्योंकि आरबीसी का निर्माण तो बोन मैरो में होता है। हालांकि बोन मैरो की जांच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बोन मैरो खराब होता
तो तीनों ब्लड सेल के काउंट कम होते हैं। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं, केवल आरबीसी के काउंट कम है। चलो फिर भी अपन बोन मैरो की बात करते हैं। बोन मैरो की जांच करा ली अपन ने, बोन मैरो बायोप्सी का सैंपल भेज दिया, 3 दिन बाद रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट पूरी तरीके से नॉर्मल। इसका मतलब है कि आरबीसी भी ठीक है। कहीं इस इंसान के अंदर मलेरिया तो नहीं? मलेरिया में भी आरबीसी डेस्ट्रॉय होती है या सेप्टिसीमिया में भी डेस्ट्रॉय होती है, परंतु इस मरीज को पिछले 8 महीनों में कभी फीवर आया ही नहीं। अब जब फीवर ही नहीं आया तो सेप्टिसीमिया हो ही नहीं सकता, और सेप्टिसीमिया होता तो डब्ल्यूबीसी ज्यादा होती, और मलेरिया में भी फीवर तो आना चाहिए था। चलो कोई नहीं, मन की तसल्ली के लिए मलेरिया का टेस्ट भी करा लिया, मलेरिया का टेस्ट भी नेगेटिव आया। अब इसका मतलब है समझ में ही नहीं आ रहा कि इंसान में आरबीसी क्यों नहीं बन रही, या बन रही है तो कहीं नष्ट तो नहीं हो रही। चलो इसके बाद अपन ने इस मरीज में 2-3 बार पहले भी एलएफटी कराए, आरबीसी तो कम है ही है, लीवर फंक्शन टेस्ट भी कराया है, तो लीवर फंक्शन टेस्ट में हमेशा अपन को बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा मिला। लीवर फंक्शन टेस्ट में हमेशा अपन को बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा मिला। इससे अपन ये अंदाजा लगाएं कि यार आरबीसी बन तो रही है, आरबीसी का निर्माण तो हो रहा है, परंतु आरबीसी नष्ट हो रही है। शायद आरबीसी नष्ट होंगी तभी तो बिलीरुबिन बनेगा, और बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ आना, इसका मतलब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन शरीर में ज्यादा हो रहा है, हीमोलाइसिस हो रहा है। अच्छा, हीमोलाइसिस की कोई अवस्था तो देखने को ही नहीं मिल रही है, ना मलेरिया है, ना सेप्टिसीमिया है, ना कोई और पॉइजनिंग हुई है, फिर आरबीसी क्यों टूट रही है? जब इसमें को 8 दिन अपन ने भर्ती रखकर इसके शरीर में होने वाले सारे इन्वेस्टिगेशन करा लिए, कुछ नहीं मिला, तो लास्ट में अपन इस फॉर्मेट पे पहुंचते हैं कि शायद ऐसा है, शायद इस इंसान के अंदर ऐसा है कि इसमें कुछ एंटीबॉडी बन गई, इस पर्टिकुलर इंसान के अंदर कुछ एंटीबॉडी का निर्माण हो गया है, और ये एंटीबॉडी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रही। इस इंसान के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो गया है, और ये एंटीबॉडी आरबीसी की सरफेस पर चिपकती है, ये एंटीबॉडी आरबीसी की सरफेस पर चिपकती है, और चिपकने के बाद आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती। क्या ऐसा ही हो रहा है? क्या ऐसा ही हो रहा है कि इंसान की खुद की एंटीबॉडी खुद की आरबीसी को खा रही है? इंसान की खुद की एंटीबॉडी खुद की आरबीसी को खा रही है। आरबीसी को खाने का मतलब है आरबीसी का टूटना, और आरबीसी के टूटने को बोल रहे हैं अपन हीमोलाइसिस, और हीमोलाइसिस का मतलब है इसकी खुद की एंटीबॉडी आरबीसी को खा रही है, खुद अपनी एंटीबॉडी के द्वारा अपनी ही आरबीसी का टूटना, इसको नाम देते हैं ऑटो इम्यून हीमोलाइसिस, इसको नाम देंगे अपन ऑटो इम्यून हीमोलाइसिस। तो शायद जब सारे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नॉर्मल आई, तो अब अपन को आभास हो रहा है कि इंसान के शरीर में खुद ऐसी एंटीबॉडी का निर्माण हो गया है, यह एंटीबॉडी इसकी आरबीसी पर चिपक कर आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही है। अब देखें इस इंसान के अंदर फिर अपन एक टेस्ट परफॉर्म करें। किस तरह का टेस्ट परफॉर्म करें सुने आप। ये अपन ने मरीज का 10 ml ब्लड सैंपल ले लिया, ये अपन ने मरीज का 10 ml ब्लड सैंपल ले लिया, इसके अंदर ये ब्लड है, ये इसके अंदर ब्लड है, इस ब्लड में आरबीसी, इस ब्लड में आरबीसी है। और यदि अपन माने जैसा अपन सोच रहे हैं कि आरबीसी के ऊपर एंटीबॉडी चिपकी हुई है, आरबीसी के ऊपर क्या चिपकी हुई है? एंटीबॉडी। देखें ये एंटीबॉडी है, या तो इनको बोल दें अपन एंटीबॉडी, ये आरबीसी के ऊपर चिपकी हुई है एंटीबॉडी, या फिर एंटीबॉडी को अपन नाम दे दें ग्लोबुलिन। बताओ एंटीबॉडी को क्या नाम दे सकते हैं अपन? ग्लोबुलिन। इस इंसान का ब्लड सैंपल अपन ने लिया, लेने के बाद अच्छा ईडीटीए में लिया है,
EDTA में लेने का मतलब है क्लॉटिंग नहीं होगी। अब अपन ने इस इंसान की आरबीसी को सेपरेट कर लिया। गौर करें, देखें क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं, इनडायरेक्ट में ये वर्ड चेंज हो जाएगा। अपन ने इस इंसान की आरबीसी को सेपरेट कर लिया, ये इसका ब्लड सैंपल लिया और ये इसकी आरबीसी को अपन ने सेपरेट कर लिया। तो ये इसमें आरबीसी, ये आरबीसी, केवल आरबीसी को सेपरेट कर लिया। क्या अंदाजा लगा रहे हैं अपन, आरबीसी की सरफेस पर क्या चिपकी हुई होंगी, एंटीबॉडी। क्या चिपकी हुई होंगी, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को दूसरा नाम क्या दे रहे हैं अपन, ग्लोबुलिन। इस इंसान का ब्लड सैंपल आपने लिया, ब्लड सैंपल लेने के बाद केवल आरबीसी को सेपरेट किया, प्लाज्मा को अपन ने हटा दिया। अब आरबीसी को सेपरेट करने के बाद अपन को यह पता लगाना है कि इस भैया की आरबीसी पर एंटीबॉडी चिपकी हुई है क्या, एंटीबॉडी चिपकी हुई है क्या। इसके लिए अपन अब इसके अंदर डालते हैं कूम्ब रिएजेंट। देखो एंटीबॉडी चिपकी हुई है, इसका मतलब क्या चिपका हुआ है, ग्लोबुलिन। क्या चिपका हुआ है, ग्लोबुलिन। तो अपन कोई ऐसा एजेंट डालें जो ग्लोबुलिन के साथ रिएक्शन करे, और ग्लोबुलिन के साथ रिएक्शन करने वाले एजेंट का नाम है एंटीग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन के साथ रिएक्शन करने वाले एजेंट का नाम है एंटीग्लोबुलिन। ध्यान हो तो अभी अभी डील किया था अपन ने, यही तो कूम्ब रिएजेंट है, यही तो कूम्ब रिएजेंट है, इसलिए एजीटी बोल रहे हैं, एंटीग्लोबुलिन टेस्ट। ये अपन ने इसमें डाला और ये अपन ने इसमें डाला, तो इसका परिणाम ये होगा, इसका परिणाम ये होगा कि ये जो एंटीग्लोबुलिन है यह इन आरबीसी के ऊपर चिपकी हुई एंटीबॉडी के साथ मिलेगा और एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करेगा। एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करेगा, एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करने का परिणाम यह होगा कि जितनी भी आरबीसी हैं इसके अंदर, जितनी भी आरबीसी हैं इसके अंदर, वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और यहां पर एग्लूटिनेशन हो गया, यहां पर एग्लूटिनेशन हो गया। तो एग्लूटिनेशन होने का परिणाम यह है, इट इज द रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव कूम्ब टेस्ट, इट इज द रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव कूम्ब टेस्ट। इसका मतलब है इस भैया में ऑटो इम्यून हीमोलाइसिस चल रहा था, खुद की एंटीबॉडी खुद की ही आरबीसी को नष्ट कर रही थी, इसलिए यहां पर कूम्ब रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो गई और सारी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गई। तो यहां पर अपन को जो रिजल्ट मिलेगा उस पर्टिकुलर रिजल्ट को बोलेंगे अपन पॉजिटिव, पर्टिकुलर रिजल्ट को अपन बोलेंगे पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव रिजल्ट कौन से कूम्ब टेस्ट का है, यहां अपन बात करें तो कौन से कूम्ब टेस्ट का है, यहां आंसर देंगे डायरेक्ट कूम्ब टेस्ट। किस तरीके से परफॉर्म किया, देखो यहां पर कहानी तो आपको पूरी समझ में आ गई कि ये भैया में आरबीसी कम है, बिलीरुबिन ज्यादा है। इसका मतलब आरबीसी बन तो रही है परंतु उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब कैसे हो रहा है डिस्ट्रक्शन, भैया बीमारी तो है ही नहीं इसमें, शायद खुद की एंटीबॉडी तो आरबीसी को नहीं खा रही, खुद की एंटीबॉडी पहले आरबीसी की सरफेस पर चिपकती है और फिर इनको डिस्ट्रॉय करती है। तो अपन जानना चाह रहे हैं कि क्या इनकी आरबीसी पर एंटीबॉडी चिपकी हुई है। तो इंसान का ईडीटीए में ब्लड सैंपल अपन ने लिया, लेने के बाद अपन ने आरबीसी को सेपरेट किया, ध्यान रहे आरबीसी को सेपरेट किया, और आरबीसी को सेपरेट करने के बाद अपन ने इसमें कूम्ब रिएजेंट डाला। कूम्ब रिएजेंट कौन सा है, एंटीग्लोबुलिन। एंटीग्लोबुलिन जो एंटीबॉडी चिपकी हुई है उनको क्या नाम दे रहे हो आप, एंटीबॉडी या ग्लोबुलिन। और ग्लोबुलिन के साथ रिएक्शन करने वाले सब्सटेंस का क्या नाम होगा, एंटीग्लोबुलिन। और एंटीग्लोबुलिन आपने जैसे ही डाला यहां पर एग्लूटिनेशन हो गया, और एग्लूटिनेशन होने का मतलब जो शंका अपन जाहिर कर रहे थे वो सच साबित हुई, और इस भैया की आरबीसी की सरफेस पर एंटीबॉडी चिपकी हुई है जिसकी वजह से इसकी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो खुद अपनी एंटीबॉडी से अपनी ही आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना, बताओ कौन क्या बोलेंगे इसको अपन, आंसर है ऑटो इम्यून हीमोलाइसिस। तो किसी भी इंसान में ऑटो इम्यून हीमोलाइसिस का पता लगाने के लिए किया जाने वाला कूम्ब टेस्ट होगा, आंसर है डायरेक्ट कूम्ब टेस्ट। कौन सा कूम्ब टेस्ट होगा, डायरेक्ट कूम्ब टेस्ट होगा। तो दैट इज द
मीनिंग ऑफ डायरेक्ट कूम टेस्ट बड़ा सिंपल सा फंडा है। मरीज का ब्लड सैंपल लो, ईडीटीए में आरबीसी को बाहर निकालो, उसके बाद कूम्ब रिएजेंट डालो। कूम्ब रिएजेंट कौन सा है? एंटी ग्लोबुलिन। अगर यहां पर एग्लूटिनेशन हो जाए तो पॉजिटिव कूम टेस्ट होगा, और नहीं हो तो फिर कूम टेस्ट नेगेटिव माना जाएगा। कौन सा कूम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं अपन? ये डायरेक्ट कूम टेस्ट। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े आप। इस डायरेक्ट कूम टेस्ट को आपने किया, देखें ये वो बच्चा है जिसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस वाले बच्चे का 7वें महीने पर जन्म हो गया। अब जब इसका 7वें महीने पर जन्म हुआ है, 7वें महीने पर जन्म हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बच्चे में जो आरबीसी हैं, इस बच्चे में जो आरबीसी हैं, उन आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है एंटीबॉडी से। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है एंटीबॉडी से। अरे कहां से आई है एंटीबॉडी? मदर से आई है। कहां से आई है एंटीबॉडी? मदर से आई है, और इस बच्चे की आरबीसी पर चिपकी हुई है। यह बच्चे का बर्थ हुआ है। कौन सी बीमारी इसके अंदर विद्यमान है? आंसर है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। अब क्या इसकी आरबीसी पर एंटीबॉडी चिपकी हुई है? क्या इसकी आरबीसी पर एंटीबॉडी चिपकी हुई है? ये मुझे पता लगाना है। मैं इसका ब्लड सैंपल लूंगा। ब्लड सैंपल लेने के बाद मैं आरबीसी को सेपरेट करूंगा। आरबीसी को सेपरेट करने के बाद मैं इसमें कूम्ब रिएजेंट डालूंगा। देखें किस तरीके से होगा। इस बच्चे का मैंने ब्लड सैंपल लिया, मुझे ये उम्मीद है कि इसकी आरबीसी पर एंटीबॉडी चिपकी हुई है। कहां से आई? मदर से आई। कहां से आई? मदर से आई। इसकी आरबीसी पर एंटीबॉडी चिपकी हुई है। ये इसकी आरबीसी, बच्चे का सैंपल लिया ईडीटीए में, ये इस पर एंटीबॉडी चिपकी हुई है। ये एंटीबॉडी इस पर चिपकी हुई है। यहां से अपन ने आरबीसी को सेपरेट कर लिया। ये आरबीसी को अपन ने सेपरेट कर लिया। यहां इस पर एंटीबॉडी चिपकी हुई है। अब इनको सेपरेट करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा? केवल आरबीसी को सेपरेट किया, अगला स्टेप होगा यहां पर कूम्ब रिएजेंट डालेंगे। और कूम्ब रिएजेंट जो आप डालोगे, बताओ इसकी आरबीसी की सरफेस पर चिपकी हुई है एंटीबॉडी। यहां कूम्ब रिएजेंट या एंटी ग्लोबुलिन इनके साथ रिएक्शन करेगा और आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। डिस्ट्रॉय होने का परिणाम यह होगा कि यहां पर एग्लूटिनेशन हो जाएगा। एग्लूटिनेशन का मतलब है पॉजिटिव आ गया रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट पॉजिटिव आ गया? डायरेक्ट कूम टेस्ट का या इनडायरेक्ट कूम टेस्ट का? आंसर है डायरेक्ट कूम टेस्ट का। यानी जनरल सा मतलब हो गया, यदि कोई एरिथ्रोब्लास्टोसिस का बच्चा पैदा होता है, देखो प्रैक्टिकली भी समझो, बच्चे को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस है, आरबीसी नष्ट हो रही है, बिल्कुल हो रही है, तभी तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस है। किससे हो रही है? एंटीबॉडी से हो रही है। कहां से मिल रही है एंटीबॉडी? मदर से मिल रही है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके आ रही है। अच्छा, मदर में कहां से आई? पिछली प्रेगनेंसी से आई, क्योंकि उसको रोगाम नहीं लगा। अब बच्चे की आरबीसी पर अभी भी डिलीवरी होने के बाद भी चिपकी हुई है क्या? अगर चिपकी हुई है इसका मतलब है बच्चे में हीमोलाइसिस चलेगा। बच्चे में हीमोलाइसिस चलेगा, इसका मुझे पता लगाना है। तो वह बच्चा जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस के साथ पैदा हुआ है, उसमें हीमोलाइसिस का पता लगाने के लिए कौन सा कूम टेस्ट किया जाना चाहिए? आंसर है डायरेक्ट कूम टेस्ट। एरिथ्रोब्लास्टोसिस बीमारी का बच्चा पैदा हुआ है तो कौन सा टेस्ट किया जाना चाहिए? आंसर है डायरेक्ट कूम टेस्ट। कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, दैट इज द इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। नंबर 2 अपन बात करते हैं इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। क्यों कर रहे हैं अपन इनडायरेक्ट कूम टेस्ट? पहले तो आप इसका कंसेप्ट समझें। इनडायरेक्ट कूम टेस्ट क्यों कर रहे हैं? देखें, ये एक भैया हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, परसों ही भर्ती कराया है इनको, परसों ही भर्ती कराया है। भर्ती कराने के बाद एक्सीडेंट हुआ है इनका। डॉक्टर साहब ने कहा 2 यूनिट ब्लड ले आओ। डॉक्टर साहब ने कहा 2 यूनिट ब्लड ले आओ, इनको ब्लड लगेगा। अब मरीज के बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि सर ब्लड तो आप लगा दो, पर पहले, इससे पहले कम से कम ये 3 बार भर्ती हुआ है अस्पताल में, 3 बार भर्ती हुआ है अस्पताल में,
और इसको तीनों बार ब्लड लगाए, और जब जब इसको डॉक्टर साहब ने ब्लड लगाया तब तब इसको रिएक्शन हुई, जो 10 मिनट में बंद करना पड़ा, 10 मिनट में बंद करना पड़ा। अब यहां पर ऐसा क्या हुआ है जो इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शन हुई? बोले तो इस तरीके से हुआ कि इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ब्लड बैंक वालों से ए पॉजिटिव ब्लड लाए, रिएक्शन हुई। उसके बाद दूसरी ब्लड बैंक से ए पॉजिटिव लाए, उससे भी रिएक्शन हुई। तीसरी से लाए, उससे भी रिएक्शन हुई। यानी कि जब भी इसको ब्लड लगाते हैं तो रिएक्शन होती है। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है ये जो पर्टिकुलर इंसान है इसकी जो नॉर्मल आरबीसी हैं वो तो हैं, इसकी नॉर्मल आरबीसी तो ज्यों की त्यों हैं, परंतु इस पर्टिकुलर इंसान के शरीर में कुछ ऐसी एंटीबॉडी हैं, कुछ ऐसी एंटीबॉडी हैं जो बाहर वाली आरबीसी के साथ रिएक्शन करती। बाहर वाली आरबीसी बोले तो विदेशी आरबीसी, विदेशी बोले तो डोनर की आरबीसी। जब भी इसको किसी और इंसान का ब्लड लगाते हैं तो इसके ब्लड में पाई जाने वाली ये एंटीबॉडी खुद की आरबीसी को नहीं खाती, खुद की आरबीसी को नहीं खाती हैं, बट बाहर से नई आरबीसी आएगी तो खाने के लिए तैयार बैठी हैं। तो अब आप ए पॉजिटिव की ही आरबीसी लिया, वो डेस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो यहां पर ऑटो इम्यून हीमोलाइसिस नहीं है, यहां पर जो एंटीबॉडी है वो खुद की आरबीसी को नष्ट नहीं कर रही। हां, बाहर की किसी की आरबीसी दोगे तो उसको नष्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे पर्टिकुलर इंसान में क्या किया जाए, ऐसे पर्टिकुलर इंसान में क्या किया जाए? तो डॉक्टर साहब ने कहा अभी रुको, पहले इसका जांच कराने दो। इसका ब्लड सैंपल लिया, ये इंसान का ब्लड सैंपल लिया गया। ब्लड सैंपल लेने के बाद प्लेन में लिया, इस बार प्लेन में लिया। प्लेन में लेने के बाद इसका प्लाज्मा और सीरम सेपरेट किया। क्या सेपरेट किया? सीरम सेपरेट किया गया। देखिए, सीरम को सेपरेट करने के बाद इसमें किसी और इंसान की आरबीसी को डाला गया। अच्छा, दूसरे इंसान की आरबीसी को डाल रहे हैं, इसका मतलब डोनर्स आरबीसी, किसी दूसरे इंसान की आरबीसी को डाला गया। इस तरीके से समझें, इसका ब्लड सैंपल लिया, प्लेन वायल में लिया, प्लेन वायल में लिया, इसमें आरबीसी भी, इसमें आरबीसी भी है, ये प्लेन वायल में लिया। उसके बाद यहां पर अपन ने इसका सीरम सेपरेट किया। देखो गौर करो, इससे जस्ट पहले के टेस्ट में मैंने बोला था आरबीसी को सेपरेट किया, यहां मैं बोल रहा हूं सीरम को सेपरेट किया। ये इसका सीरम ले लिया, ये इसका सीरम ले लिया, क्योंकि उम्मीद यही करते हैं अपन कि इस इंसान के अंदर जो एंटीबॉडीज होंगी वो सीरम में ही तो होंगी, सीरम में या प्लाज्मा में होंगी। खुद की आरबीसी के साथ रिएक्शन थोड़ी कर रही है, उसको तो फौरन आरबीसी चाहिए रिएक्शन करने के लिए। तो इसमें एंटीबॉडी मौजूद है, सीरम सेपरेट कर लिया। देखिए, सीरम सेपरेट करने का परिणाम यह होगा, इसमें डोनर की आरबीसी को डाला, डोनर की आरबीसी को डाला। अब देखो गौर करो, जैसे ही डोनर की आरबीसी को डाला, विदेशी आरबीसी को, बाहर की आरबीसी को डाला, अगर इसके ब्लड में ये एंटीबॉडी मौजूद हैं तो ये विदेशी या बाहरी आरबीसी की सरफेस पर चिपक जाएंगी। बाहरी आरबीसी की सरफेस पर ये एंटीबॉडी चिपक गई। अच्छा, चिपकने का मतलब अब ये नष्ट होने वाली है, ये आरबीसी नष्ट होने वाली हैं, चिपकने के कुछ समय पश्चात ये नष्ट हो जाएंगी। अब अपन यहां पर डालते हैं कूम्ब रिएजेंट, अब अपन यहां पर डालते हैं कूम्ब रिएजेंट। कूम्ब रिएजेंट क्या है? एंटीग्लोबुलिन, एंटीग्लोबुलिन अपन यहां पर डालते हैं, दैट इज द कूम्ब रिएजेंट। और एंटीग्लोबुलिन को डालते ही जैसे ही ये ग्लोबुलिन के साथ मिलेगी, बताओ रिएक्शन होगी, और रिएक्शन का परिणाम यहां पर ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एग्लूटिनेशन हो जाएगा। अगले स्टेप में एग्लूटिनेशन हो जाएगा। यदि एग्लूटिनेशन हो जाए, दैट इज द रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव कूम्ब टेस्ट। कौन सा पॉजिटिव टेस्ट आया यहां पर? इनडायरेक्ट कूम्ब टेस्ट। कौन सा पॉजिटिव टेस्ट आया? इनडायरेक्ट कूम्ब टेस्ट। ध्यान रखने वाली बात इतनी है,
ऐसी एंटीबॉडी शरीर में बन जाना जो खुद की आरबीसी को खाने लग जाए, इसका पता लगाना है तो डायरेक्ट कूम टेस्ट। और ऐसी एंटीबॉडी का मेरे शरीर में बन जाना जो मेरी आरबीसी को तो नहीं छेड़े पर बाहर की कोई सेम आरबीसी आए तो उसको खाने लग जाए, उसके लिए करना पड़ेगा इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। डायरेक्ट कूम टेस्ट में इंसान का ब्लड सैंपल लेकर अपन आरबीसी को सेपरेट करते हैं और तुरंत अपन कूम रिएजेंट डाल देते हैं, जबकि यहां पर अलग है। यहां पर आरबीसी की जगह किसको सेपरेट कर रहे हैं? सीरम को। सीरम को निकालने के बाद डोनर की आरबीसी डाल रहे हैं। यही तो देखना चाहते हैं कि दूसरे इंसान की आरबीसी पर ये एंटीबॉडी चिपकेंगी या नहीं चिपकेंगी। अगर चिपकेंगी तो इसका मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना घातक होगा भैया, फिर तो नुकसान होगा। तो अपन ने डोनर की आरबीसी को डाला, जैसे ही आरबीसी को डाला आरबीसी की सरफेस पर ये एंटीबॉडी चिपक गई और इनके चिपकने के बाद अपन ने कूम रिएजेंट डाला। कूम रिएजेंट जैसे ही अपन ने डाला, यदि एग्लूटिनेशन हो गया इसका मतलब है पॉजिटिव टेस्ट है। अब इस इंसान में कभी गलती मत करना, बाहर से ब्लड लगाओगे तो रिएक्शन होने वाली है। तो यदि किसी इंसान में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाना है और अपन को ये सस्पेक्ट है कि यार पहले उसके घर वाले कह रहे हैं 2-4 बार ब्लड लगाए सर इसको रिएक्शन हुई है, कि यार कहीं अब रिएक्शन नहीं हो जाए, ये मुझे पता लगाना है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? कूम टेस्ट। कौन सा कूम टेस्ट करूंगा मैं? इनडायरेक्ट। कौन सा कूम टेस्ट करूंगा? इनडायरेक्ट। फिर से समझें, पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें खुद इंसान की आरबीसी के ऊपर ऐसी एंटीबॉडी चिपकी हुई थी जो खुद की आरबीसी को खा रही थी। यहां पर ऐसा नहीं, इंसान की आरबीसी अलग है बट इसके शरीर में ऐसी एंटीबॉडी बन गई है जो इसकी आरबीसी को तो नहीं खाएंगी। हां, फौरन आरबीसी इसके शरीर में आएगी तो उसको खाने लग जाएंगी। इस वजह से परिणाम यह होगा कि अपन ने इस इंसान का ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल लेकर किसको सेपरेट किया? सीरम को। क्यों सीरम को क्यों सेपरेट कर रहे हैं? सीरम में क्या मौजूद है? आंसर है एंटीबॉडी, बोले तो ग्लोबुलिन। अच्छा, ये एंटीबॉडी अपन ने यहां पर डाली, क्या ये एंटीबॉडी आरबीसी को खा सकती है? इसके लिए आरबीसी भी तो डालनी पड़ेगी, दूसरी वाली आरबीसी, बोले तो डोनर की आरबीसी इसमें डाली। डालने का मतलब है आरबीसी की सतह पर यह चिपक गई। चिपकने के बाद आप इसमें कूम रिएजेंट डालो और कूम रिएजेंट डालते ही यदि आरबीसी नष्ट हो जाए, नष्ट होने को क्या बोलेंगे अपन? एग्लूटिनेशन हो जाए। एग्लूटिनेशन हो जाए तो अपन को समझना है दैट इज द पॉजिटिव रिजल्ट। कौन सा कूम टेस्ट पॉजिटिव निकला? आंसर है इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। यहां पर शायद आप अच्छे से समझ पा रहे हो, किसी भी इंसान में ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको करना है, किसी भी इंसान में ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको करना है, इसका मतलब बाहर वाला ब्लड आप इसको देने वाले हो, बाहर वाली आरबीसी इसके शरीर में जाने वाली है, तो कहीं वो आरबीसी जाते ही रिएक्शन तो नहीं करेंगी एंटीबॉडी से, कहीं इसके शरीर में एंटीबॉडी हो। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से जस्ट पहले ट्रांसफ्यूजन की रिस्क का पता लगाने के लिए किया जाने वाला टेस्ट कौन सा होगा? आंसर है इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। इज दैट क्लियर? कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये मदर हैं जो RH नेगेटिव, ये मदर हैं जो RH नेगेटिव हैं, इनको पहला बच्चा हो चुका है जो RH पॉजिटिव है, इनको रोगाम नहीं लगा है। ये मदर RH नेगेटिव हैं, पहला बच्चा हो चुका है जो RH पॉजिटिव है, रोगाम नहीं लगा है। इस बार ये डॉक्टर के पास गए तो सारे घर वालों की जांच होने पर डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको पहली डिलीवरी के बाद रोगाम लगवाना था, नहीं लगवाया, अब आपके दूसरे बच्चे में गड़बड़ी हो सकती है। अच्छा, गड़बड़ी क्यों होगी? गड़बड़ी होने का कारण यह होगा कि जब पहला बच्चा हुआ है तो पहले बच्चे से कुछ ब्लड 5 से 10 ml ब्लड पॉजिटिव का ब्लड इस नेगेटिव मदर में आ गया, और नेगेटिव मदर में आने का मतलब है क्या बन गई? एंटीबॉडी। क्या बन गई? एंटीबॉडी। अब मदर कहती है कि सर मुझे बताओ जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें बच्चे को खतरा है या नहीं है। अच्छा, ये जो एंटीबॉडी बनी है ऐसा नहीं है कि 100% बनेंगी ही बनेंगी। उसका कारण है
अपन ने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में पढ़ा है कि बच्चे का 5 से 10 ml ब्लड जाता है, बट निश्चित नहीं है। अपन ने वहां भी बोला था ड्यू टू सम अननोन कॉज 5 ml भी जा सकता है, आधा ml भी जा सकता है, 1 ml भी जा सकता है, कभी कभार नहीं भी होती है बीमारी। इसका मतलब अपन मान ले ब्लड गया ही नहीं, तो पहला बच्चा जरूर हो गया, बट ऐसा 100% निश्चित नहीं है कि ब्लड गया ही गया होगा। तो गया या नहीं गया, इसके शरीर में एंटीबॉडी बनी है या नहीं बनी है, ये अपन को पता नहीं है। तो मान के चलो एंटीबॉडी बन गई है, एंटी-डी बन गई। अब मदर कहती है कि मुझे दूसरी प्रेगनेंसी अफोर्ड करनी चाहिए या नहीं, कहीं मैं दूसरी बार कंसीव होऊं और मेरे बच्चे को नुकसान हो जाए, इसका कैसे पता लगाएं? तो देखें, इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया है इनका ब्लड सैंपल लिया जाए, इनका ब्लड सैंपल लिया जाए। ये ब्लड सैंपल लिया, इस ब्लड सैंपल के अंदर आरबीसी हैं और पॉसिबिलिटी है कि एंटीबॉडी भी हो सकती है जो इनकी आरबीसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही। देखो, मदर में एंटीबॉडी बनती है, अपन ने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस पढ़ा है, वो मदर की आरबीसी को नहीं खाती है। यहां पर एंटी-डी जो एंटीबॉडी बनती है मदर की आरबीसी को नहीं खाती। अपन ने मदर का ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल लेने के बाद अपन ने इनका सीरम सेपरेट किया। क्या सेपरेट किया? सीरम सेपरेट किया। फिर से सुने आप गौर से, क्या सेपरेट किया? सीरम सेपरेट किया। इसका मतलब है सीरम के अंदर एंटीबॉडी मौजूद हो सकती है। अपन ने उसके बाद इसमें आरबीसी को डाला, फॉरेन आरबीसी को डाला, डोनर की आरबीसी को डाला। डोनर की आरबीसी को डालने के बाद परिणाम ये हो सकता है, आरबीसी को डालने का परिणाम ये, आरबीसी इसमें आई और यदि इसमें एंटीबॉडी मौजूद है तो आरबीसी की सरफेस पर चिपक जाएंगी। चिपकने का मतलब नष्ट करने वाली है, नष्ट करने वाली है। फॉरेन आरबीसी को डाला है अपन ने, नष्ट करने वाली है। अब इसके बाद अपन इसमें डालते हैं कूम्ब रिएजेंट, बोले तो एंटीग्लोबुलिन, और एंटीग्लोबुलिन डालते ही यदि ये एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करे, आरबीसी नष्ट हो जाए और इस ब्लड में एग्लूटिनेशन हो जाए, इट मींस इट इज द पॉजिटिव कूम्ब टेस्ट। अगर ये पॉजिटिव आए तो अपन मदर को समझाएंगे कि आप में एंटीबॉडी बन चुकी है और आपके होने वाले दूसरे बच्चे में निश्चित तौर पर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की बीमारी होगी। इसलिए प्रेग्नेंट दूसरा बच्चा यदि आप एडॉप्ट कर सकें तो बेटर चॉइस होगी, अदरवाइज बच्चे में रिस्क रहेगी। कितनी रहेगी इसका अंदाजा लगाना पॉसिबल नहीं है, बट आपके अंदर एंटीबॉडी मौजूद हैं जो फौरन आरबीसी को खाएंगी, तो आपके बच्चे में ये जो एंटीबॉडी जाएंगी तो बच्चे की आरबीसी को निश्चित तौर पर खाया जाएगा। तो मदर में कितनी रिस्क है होने वाले बच्चे के लिए कि उसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस होगा या नहीं होगा, इसका पता लगाने के लिए कौन सा कूम्ब टेस्ट कर रहे हो? इसका पता लगाने के लिए कौन सा कूम्ब टेस्ट कर रहे हो? आंसर है इनडायरेक्ट कूम्ब टेस्ट। आंसर है इनडायरेक्ट कूम्ब टेस्ट। देखिए, जो क्वेश्चन मैंने शुरुआत में पूछे थे चारों का भली भांति आपको आंसर मिल गया। कूम्ब टेस्ट कौन सी पर्टिकुलर एनीमिया के लिए परफॉर्म करते हैं? आंसर है हीमोलाइटिक एनीमिया। दूसरा क्वेश्चन पूछा था आपसे, यानी ये क्वेश्चन पूछे थे मैंने, फिर से देख लें आप। ये पहला क्वेश्चन था कि कूम्ब टेस्ट कौन सी बीमारी के लिए परफॉर्म करते हैं? आंसर है हीमोलाइटिक एनीमिया। दूसरा क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कूम्ब टेस्ट इज यूज्ड इन बेबी बोर्न विद एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। बच्चे में कर रहे हैं, देखो ध्यान रहे, यहां पर टेस्ट कर रहे हैं आप बच्चे में। उस बच्चे में कौन सा कूम्ब टेस्ट करेंगे जिसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हो गया? तो इसका मतलब बच्चे में तो आरबीसी के ऊपर एंटीबॉडी चिपकी हुई होंगी, आरबीसी के ऊपर एंटीबॉडी चिपकी हुई होंगी, तो यहां पर कौन सा कूम्ब टेस्ट परफॉर्म करना चाहोगे? आंसर है डायरेक्ट कूम्ब टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कूम्ब टेस्ट यूज्ड बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किसी भी इंसान में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले रिएक्शन होगी या नहीं होगी,
इसका पता लगाने के लिए कौन सा कूम टेस्ट किया जाना चाहिए? आंसर है इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक मदर है, उसके अगले बच्चे में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस होने की संभावना कितनी है? उसके अगले बच्चे में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस होगा या नहीं होगा, इसका पता लगाने के लिए कौन सा कूम टेस्ट करोगे? आंसर है इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। इज दैट क्लियर? तो चारों के चारों क्वेश्चनों का आपको जवाब मिल गया। इस तरीके से परफॉर्म करते हैं डायरेक्ट कूम टेस्ट। ब्लड सैंपल लिया, आरबीसी को सेपरेट किया, उसके बाद अपन ने कूम रिएजेंट डाला और यहां पर एग्लूटिनेशन देख लिया, और यहां पर अपन एग्लूटिनेशन देख लिया और इनडायरेक्ट में अपन सीरम को सेपरेट करते हैं, डोनर की आरबीसी को डालते हैं, उसके बाद कूम रिएजेंट यहां पर डाला जाता है। तो इट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट कूम टेस्ट एंड इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। शायद दोनों आपको समझ में आ गए। और देख लें आप डायरेक्ट कूम टेस्ट में क्या हो रहा है। भैया का ब्लड सैंपल ले रहे हैं अपन, इनका ये ब्लड ले लिया अपन। ब्लड लेने के बाद देखो आरबीसी को सेपरेट कर लिया। डायग्राम में दिखाया हुआ है कि आरबीसी की सरफेस पर ये एंटीबॉडी चिपकी हुई है। आरबीसी की सरफेस पर एंटीबॉडी चिपकी हुई है, इसका मतलब ऑटो इम्यून हीमोलाइसिस हो रहा होगा। ये एंटीबॉडी चिपकी हुई है, आपने इसकी आरबीसी को सेपरेट कर लिया, ये आरबीसी को सेपरेट कर लिया आपने। अच्छा, आरबीसी को सेपरेट करने के बाद ये आपने कूम रिएजेंट, ये जो दिख रहा है यहां पर, ये कूम रिएजेंट है, ये एंटीग्लोबुलिन है, ये इसके अंदर आपने डाला। ये कूम रिएजेंट डाल रहे हैं अपन ऊपर से आरबीसी को सेपरेट करके। तो देखो यहां पर ये तो वो एंटीबॉडी हो गई, ये तो वो एंटीबॉडी हो गई जो पहले से आरबीसी की सतह पर चिपकी हुई है, और ये वो कूम रिएजेंट हो गया, ये कूम रिएजेंट हो गया। तो ये एंटीबॉडी के साथ चिपक कर रिएक्शन करेगा और रिएक्शन का परिणाम होगा ये आरबीसी नष्ट हो जाएंगी। देखो यहां पर एग्लूटिनेशन हो गया, और एग्लूटिनेशन हो जाए दैट इज द रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव कूम टेस्ट। तो पॉजिटिव कूम टेस्ट में आरबीसी को सेपरेट कर रहे हैं अपन। नाउ कम ऑन टू द इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। देखो इनडायरेक्ट कूम टेस्ट में क्या किया, यहां पर आपने ये जो सैंपल लिया है ये सीरम है, ये सैंपल लिया है सीरम है, इस सीरम के अंदर ये एंटीबॉडी मौजूद हो सकती है, इस सीरम में ये एंटीबॉडी मौजूद हो सकती है। अब ऊपर से अपन ने देखो आरबीसी को डाला, ऊपर से अपन ने आरबीसी को डाला, आरबीसी को जब इसमें डाला गया तो देखो ये एंटीबॉडी ये सरफेस पर चिपक गई, ये एंटीबॉडी सरफेस पर चिपक गई। अब सरफेस पर चिपकने के बाद आप कूम रिएजेंट डालेंगे, ये आपने कूम रिएजेंट डाला है, ये कूम रिएजेंट आपने डाला है, तो कूम रिएजेंट इनके साथ रिएक्शन करेगा और एग्लूटिनेशन यहां पर हो जाए। एग्लूटिनेशन होने का मतलब है पॉजिटिव कूम टेस्ट। कौन सा पॉजिटिव कूम टेस्ट है? इनडायरेक्ट। कौन सा पॉजिटिव है? इनडायरेक्ट। तो इस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कूम टेस्ट को अपन परफॉर्म करते हैं। इज दैट क्लियर? चारों क्वेश्चनों का जवाब मिल गया। कौन सी बीमारी में करेंगे? हीमोलाइटिक एनीमिया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटल, इसका बच्चा पैदा हुआ है तो कौन सा कूम टेस्ट होगा? आंसर है डायरेक्ट कूम टेस्ट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले कौन सा करोगे? इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। और यहां पर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की रिस्क पूछ रही है मदर, तो मदर में कौन सा करोगे? इनडायरेक्ट। ध्यान रहे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस वाला बच्चा पैदा होगा तो डायरेक्ट करेंगे, और मदर का टेस्ट अपन कर रहे हैं तो कौन सा कूम टेस्ट होगा? इनडायरेक्ट। तो दैट इज द एंड ऑफ हेमेटोलॉजी। ये सारा का सारा पोर्शन आपका कंप्लीट होता है। टोटली कूम टेस्ट आपको समझ में आ गया, तो ये हेमेटोलॉजी के चैप्टर की एंडिंग होती है। अब चूंकि चैप्टर की एंडिंग हो रही है, चैप्टर की एंडिंग हो रही है, तो क्यों ना कुछ क्वेश्चनों से एंडिंग की जाए, क्यों ना चैप्टर की एंडिंग कुछ क्वेश्चनों से की जाए, आपकी नॉलेज का असेसमेंट कर लिया जाए। तो पढ़ो पहला क्वेश्चन। आंसर ढूंढो आप। पहला क्वेश्चन, द नर्स एक्सप्लेन टू द पेशेंट, द नर्स एक्सप्लेन टू द पेशेंट, पेरेंट्स ऑफ 1 year
old child admitted to the hospital in a sickle cell crisis that the local tissue damage the child has on admission is caused by which of the following? आप इस तरीके से करें, यहां जैसे ही नया क्वेश्चन आए आप इसको पोज करें, पोज करने के बाद अपनी कॉपी में ABCD लिखें, फिर उसके बाद आप पर्टिकुलर लेक्चर को देखें ताकि अंदाजा लगे कि आप क्या आंसर दे रहे हो। आप हर बार हर क्वेश्चन को पोज करेंगे, फिर आंसर लिखेंगे, उसके बाद अपन इस पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिकल सेल क्राइसिस हो रहा है इंसान को, सिकल सेल क्राइसिस हो रहा है और उसका टिश्यू डैमेज हो रहा है। टिश्यू डैमेज का मतलब टिश्यू में नेक्रोसिस हो रहा है। नेक्रोसिस तब होता है जब ऑर्गन को ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है। ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने का कारण होता है ब्लड वेसल में रुकावट आना। ब्लड वेसल में रुकावट आती है क्या सिकल सेल एनीमिया में? यस आती है। कब आती है? जब शरीर में हाइपोक्सिया डेवलप होता है और नॉर्मल आरबीसी सिकल शेप आरबीसी में चेंज हो जाती है और ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देती हैं। अब आपको ध्यान हो तो डिस्कस किया था अपन ने हैंड एंड फुट सिंड्रोम, MI होने की संभावना, स्ट्रोक होने की संभावना, इसका कारण ही होता है ब्लड वेसल में ब्लॉकेज आना। सिकल सेल क्राइसिस बोला था वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस, जो जानलेवा क्राइसिस होता है। अब यहां पर कह रहा है कि टिश्यू डैमेज होने का कारण है ऑटो इम्यून रिएक्शन, बिल्कुल नहीं है, ये तो अपन ने पढ़ाई नहीं। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन रेड ब्लड सेल, नो। रेड ब्लड सेल पर तो ऑक्सीजन का दबाव ज्यादा है, तभी तो सिकलिंग होगी, तभी तो सिकलिंग होगी जब ऑक्सीजन का दबाव बढ़ेगा। तो ये भी गलत है। चौथा देखें, एलिवेटेड सीरम बिलीरुबिन, बिलीरुबिन से टिश्यू थोड़ी डैमेज होगा। तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज सी। द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज सी। पहले क्वेश्चन का आंसर है सी। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन है, लेक्चर को पोज करके आंसर लिख लें, उसके बाद देखें। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक मदर है जिसके बच्चे को सिकल सेल एनीमिया है। वो कह रही है कि जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था तो उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल था और अब आप कह रही हैं कि इसका हीमोग्लोबिन S हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? तो नर्स को क्या बेस्ट रेस्पॉन्स करना चाहिए? नर्स को क्या बेस्ट रेस्पॉन्स करना चाहिए? देखो, पहला, द प्लेसेंटा बार पैसेज ऑफ द हीमोग्लोबिन S फ्रॉम द मदर टू द फीटस। प्लेसेंटा रोकता है? नहीं, प्लेसेंटा का कोई रोल नहीं है, बच्चा तो खुद अपना हीमोग्लोबिन बनाता है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, द रेड बोन मैरो डज नॉट बिगिन टू प्रोड्यूस द हीमोग्लोबिन S अंटिल सेवरल मंथ आफ्टर बर्थ। कुछ सही है, बर्थ के कुछ महीने बाद तक हीमोग्लोबिन S का निर्माण नहीं करता है। चलें इसको देखेंगे। तीसरा, एंटीबॉडी ट्रांसमिटेड फ्रॉम यू टू फीटस प्रोवाइड न्यूबॉर्न, कि एंटीबॉडी से आपको टेम्परेरी इम्यूनिटी मिली है। नो, एंटीबॉडी का यहां पर कोई रोल नहीं है, गलत है। चौथा देखें, द न्यूबॉर्न हैज ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन इन द ब्लड फॉर सम टाइम आफ्टर बर्थ, कि जो न्यूबॉर्न होता है उसमें फीटल हीमोग्लोबिन ज्यादा पाया जाता है जन्म के कुछ महीने बाद। जन्म के कुछ महीने बाद तक फीटल हीमोग्लोबिन ज्यादा पाया जाता है। तो दैट इज द बेस्ट आंसर। सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज डी। बट यहां पर यह है कि बी क्यों गलत है? बी भी तो सही है। द रेड बोन मैरो डज नॉट बिगेन टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन S अंटिल सेवरल मंथ आफ्टर बर्थ। नहीं, जन्म से ही S, जो हीमोग्लोबिन S है वो बनने लग जाता है, बट कम बनता है, कम बनता है। हीमोग्लोबिन S तो जन्म से ही बनने लग जाता है, कम बनता है, और हीमोग्लोबिन F ज्यादा होता है। फिर धीरे धीरे F तो कम होने लगता है, S बढ़ने लगता है, तो ये जन्मजात बन जाता है। इस सेंटेंस का ये कहना कि बच्चे में जन्म के 6 महीने तक हीमोग्लोबिन S का निर्माण नहीं होता, गलत होगा। होता है बट कम होता है। सो द बेस्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज डी। द बेस्ट आंसर इज डी। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर बताएं आप इसका।
लगा लिया होगा आपने। महेश का ब्लड पता लगाया, उसका ब्लड AB पॉजिटिव है। चलो देख लो क्या सीखा है AB पॉजिटिव में। ये आरबीसी A एंटीजन है, B एंटीजन है, D एंटीजन है। देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा कथन इस महेश के ब्लड के लिए सही है। देयर आर नो एंटीबॉडी टू एंटीजन ABRH इन प्लाज्मा। ये कह रहा है सही है, तो पहला वाला सही है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, दैट इज करेक्ट। दूसरा, द आरबीसी कंटेन A एंड B एंटीजन ऑन देयर न्यूक्लियाई। आरबीसी पर A और B एंटीजन पाई जाएगी, ये भी सही है। आरबीसी पर A और B एंटीजन पाई जाएगी, ये भी सही है। तीसरा, द ब्लड टोटली लैक द RH फैक्टर। ब्लड में RH फैक्टर नहीं होगा, नहीं होगा, D एंटीजन है। चौथा, ही कैन नॉट रिसीव ब्लड फ्रॉम समवन हु इज टाइप O नेगेटिव। यह है O नेगेटिव से ब्लड नहीं ले सकता, ले सकता है। AB पॉजिटिव वाला तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, सबसे ब्लड ले सकता है, तो ये भी गलत है। C गलत है, D गलत है, A और B। देखिए बहुत बार AB में कंफ्यूजन हो जाता है कि B भी तो सही है, A और B एंटीजन है, तो B बिल्कुल सही है। द आरबीसी कंटेन A एंड B एंटीजन ऑन देयर, यहां तक सही है, यहां तक सही है, बट गड़बड़ी यहां हो गई न्यूक्लियाई। अपन ने पढ़ा है सरफेस पर होती है, आरबीसी में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस पर थोड़ी होती है एंटीजन, इसलिए गलत है। अगर यहां सरफेस होता तो फिर इसको सही मान लिया जाता, तो यहां पर ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा, दूसरा भी गलत है। सो द बेस्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज A। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आंसर दें आप। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कोएगुलेशन? गलत है। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा सेंटेंस गलत है। पहला देखो, प्रोथ्रोम्बिनेज, इसका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का दूसरा नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज। तो प्रोथ्रोम्बिनेज या प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैटेलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल सही है। थ्रोम्बिन कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में चेंज करता है, बिल्कुल सही है। एंटी थ्रोम्बिन इनएक्टिवेट थ्रोम्बिन, एंटी थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट करेगा, यह भी सही है। हिपेरिन कॉज फिब्रिनोलाइसिस, फिब्रिन बनने के बाद हिपेरिन दोगे तो हिपेरिन उसको तोड़ देगा, नहीं तोड़ेगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज लगाना पड़ेगा आपको, हिपेरिन कभी भी नहीं तोड़ेगा। हिपेरिन को अपन थ्रोम्बस बनने से रोकने के लिए देते हैं, ना कि थ्रोम्बस को तोड़ने के लिए। थ्रोम्बस को तोड़ने के लिए थ्रोम्बोलाइटिक दवाई देते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज TPA दवाई चलाते हैं, तो इससे फिब्रिनोलाइसिस नहीं होगा, वो तो स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज से होगा। तो ये वाला सेंटेंस गलत है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा सही नहीं है, तो ये चौथा सही नहीं है। सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज D। एक आध बुक के अंदर यहां एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि थ्रोम्बस को डिजोल्व करने के लिए कौन सा एजेंट देना चाहेंगे, हिपेरिन, एस्प्रिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, और उन एक आध दो किताबों में उसका आंसर हिपेरिन दिया हुआ है, जो गलत है। उसका आंसर स्ट्रेप्टोकाइनेज आएगा। यानी हिपेरिन थ्रोम्बस को घोलने के लिए काम में नहीं लेते। अब वो बात अलग है, कभी ऑप्शन में ही अटक जाए तो आंसर देना पड़े कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन में कौन सी दवाई आप देना चाहेंगे, प्रोपेनोलॉल, एम्लोडिपाइन, हिपेरिन या पैरासीटामोल। अब मजबूरी में ऑप्शन ही ऐसे बन गए कि आंसर हिपेरिन टिक करना पड़ेगा। बाकी हिपेरिन और स्ट्रेप्टोकाइनेज हो तो आंसर स्ट्रेप्टोकाइनेज जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया D। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफ्यूजन इज लाइकली टू कॉज इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस? कौन से ट्रांसफ्यूजन में हीमोलाइसिस होगा, यानी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी। O वाला इंसान A वाले को ब्लड दे रहा है, दे सकता है। B ब्लड ग्रुप 2O नहीं दे सकता। B वाला O वाले को ब्लड देगा तो O में अल्फा बीटा दोनों हैं, रिएक्शन होगी, नहीं दे सकता। यही पूछ रहा है कौन सा नहीं दे सकता, किसमें रिएक्शन होगी। तीसरा देखें, O ब्लड टू AB, O वाला AB को दे रहा है, दे सकता है। O वाला AB को दे सकता है। और चौथा, RH पॉजिटिव ब्लड टू ए RH नेगेटिव डोनर,
देखो यहां पर इस लाइन ने थोड़ा घुमा दिया, तीनों ऑप्शन में उधर रेसिपिएंट लिखे हुए हैं, चौथे में डोनर लिख दिया, तो ये डोनर है, ये RH नेगेटिव वाला RH पॉजिटिव को दे रहा है। वहां रेसिपिएंट होता तो बात अलग होती, ये डोनर हो गया, RH पॉजिटिव ब्लड टू ए RH नेगेटिव डोनर, यानी RH नेगेटिव वाला RH पॉजिटिव को ब्लड दे रहा है, बिल्कुल दे सकता है। किसमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी? जब बी वाला इंसान ओ वाले को ब्लड देगा। तो राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज बी। पांचवे का आंसर होगा बी। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बेबी फिलिप नाम है, उसका ब्लड एबीओ है, एबीओ के लिए डिटरमाइन किया जा रहा है द प्रेजेंस ऑफ RH फैक्टर। RH फैक्टर के लिए तो नर्स को पता होना चाहिए, RH फैक्टर के लिए नर्स को क्या पता होना चाहिए? RH फैक्टर इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइन, नहीं जेनेटिकली डिटरमाइन होगा। कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी, एक फादर से एक मदर से पढ़ा है अपन ने, तो जेनेटिकली डिटरमाइन होता है, ये गलत हो गया। नॉट ऑल इन्फेंट ऑफ RH पॉजिटिव फादर आर RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव पिताजी के सारे बच्चे RH पॉजिटिव हों जरूरी नहीं है, सही बात है। अगर मदर नेगेटिव है तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, मदर नेगेटिव छोड़ो पॉजिटिव है तो भी नेगेटिव बच्चा हो सकता है। क्या RH पॉजिटिव पिताजी के सारे बच्चे RH पॉजिटिव होंगे? नहीं, बिल्कुल ये मैंडेटरी नहीं है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पढ़ा है अपन ने कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, और जब स्मॉल डी मिलते हैं तो नेगेटिव बच्चा होता है। दोनों पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव होने की संभावना 25% होती है, तो बिल्कुल सही कह रहा है ये सेंटेंस। तीसरा, द RH फैक्टर ऑफ द फीटस इज डिटरमाइंड बाय द फादर। केवल फादर से होगा? नो, मदर से भी हो सकता है। फादर पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, तो बच्चा नेगेटिव भी हो सकता है, बच्चा नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये भी गलत है। ड्यूरिंग द जेस्टेशन द RH फैक्टर ऑफ द फीटस में भी चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं होता। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? आंसर इज बी। छठे क्वेश्चन का आंसर है बी। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। रिगार्डिंग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस द फीटस इज RH नेगेटिव। फीटस RH नेगेटिव होगा? नहीं, RH पॉजिटिव होगा। फीटस हमेशा RH पॉजिटिव होगा, गलत बात है। मदर इज RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव है तो मदर में कभी ये बीमारी होगी ही नहीं, हमेशा RH नेगेटिव में होगी। नेक्स्ट, द फादर इज RH नेगेटिव। अच्छा, फादर RH नेगेटिव है और मदर भी RH नेगेटिव है तो पॉजिटिव बच्चा होने का सवाल ही नहीं है। दोनों नेगेटिव हैं तो उनसे पॉजिटिव बच्चा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब फादर तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, फादर से ही तो पॉजिटिवनेस बच्चे को मिलती है, ये भी गलत है। चौथा, मैनी ऑफ द फीटल RBC आर न्यूक्लिएटेड। यस, एरिथ्रोब्लास्ट 20 माइक्रोन साइज वाली सेल जिसके अंदर क्लियर न्यूक्लियस होता है, जल्दी जल्दी बोन मेरो RBC बनाएगा तो बड़े साइज की RBC एरिथ्रोब्लास्ट अवस्था में ब्लड में आ जाएंगी, यही तो पढ़ा है अपन ने। इस बच्चे के ब्लड में एरिथ्रोब्लास्ट देखने को मिलेगी, तभी तो बीमारी का नाम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस के बारे में कौन सा कथन सत्य है? डी वाला कथन सत्य है। द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज डी। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यदि जैक का ब्लड AB पॉजिटिव है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? जैक का ब्लड AB पॉजिटिव है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये जैक का ब्लड AB पॉजिटिव हो गया। A एंटीजन, B एंटीजन, D एंटीजन, एंटीबॉडी नहीं होगी इसमें, ये इस तरह की RBC होगी जैक की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ही हैज नो एग्लूटिनिन एट ऑल। काटो इसको और सबसे पहले लिखो एंटीबॉडी। ये क्या है? एग्लूटिनोजन, इसको भी काटो और लिखो एंटीजन। तीसरे में क्या है? एग्लूटिनोजन, इसको भी काटो और लिखो एंटीजन। अब पढ़ो इसका आंसर। ही हैज नो एंटीबॉडी एट ऑल, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है, नहीं होगी।
ही हैज नो ए एंटीजन, इसमें ए एंटीजन नहीं होगी, नहीं ए एंटीजन तो है, गलत बात है। ही हैज नो आर एच एंटीजन, आर एच एंटीजन नहीं होगी, नहीं है, आर एच एंटीजन लगी हुई है, गलत बात है। तो कौन सी सही बात है? फर्स्ट वाली। सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज ए, द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज ए। आई थिंक टोटली समझ में आ रहा है आपको। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल वुड हैव द मोस्ट एंटी ए एंटीबॉडी? देखो एंटी ए एंटीबॉडी की कह रहा है, एंटी ए एंटीबॉडी की कह रहा है, इसका मतलब किसकी चर्चा है? अल्फा, अल्फा की चर्चा है। ऑप्शन ए देखो, अडल्ट मेल विद बी पॉजिटिव ब्लड, पहला बी पॉजिटिव ब्लड, ये लो बी पॉजिटिव, बी एंटीजन, अल्फा एंटीबॉडी। दूसरा देखो ऑप्शन बी देखो, एन अडल्ट मेल विद ओ नेगेटिव ब्लड, ये आरबीसी, कोई एंटीजन नहीं है, अल्फा और बीटा दोनों। सी ऑप्शन देखो, ए नेगेटिव ब्लड, ए नेगेटिव में ए एंटीजन और बीटा एंटीबॉडी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन से इंसान के ब्लड में अल्फा होगी? पहले वाले में अल्फा है, यस। दूसरे वाले में भी अल्फा है, यस। तीसरे वाले में अल्फा नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है किसमें अल्फा होगी? तो पहला दूसरा दोनों सही है, और चौथा आंसर दिया हुआ है मोर देन वन ऑफ एबो, चौथा है मोर देन वन ऑफ एबो। तो बताएं बेस्ट आंसर इज डी, बोले तो मोर देन वन ऑफ एबो। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कोएगुलेशन कैन बी प्रिवेंटेड, कोएगुलेशन कैसे, कोएगुलेशन रोका जा सकता है? कैन बी प्रिवेंटेड एक्सेप्ट, यानी सबसे रोका जा सकता है, एक को छोड़कर। रिमूविंग कैल्शियम, कैल्शियम को रिमूव करोगे, यस रोका जा सकता है। एक्टिवेटिंग थ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट कर दो, नहीं इससे तो बढ़ेगा, इससे बढ़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कैसे रोका जा सकता है? नहीं रोक सकते इससे। रिमूविंग फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन को रिमूव कर दोगे तो हाँ रोका जा सकता है, फिब्रिनोजन को रिमूव कर दोगे तो रोका जा सकता है, बिना फिब्रिनोजन के क्लॉटिंग नहीं होगी। क्या पूछ रहा है? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड कैन बी प्रिवेंटेड एक्सेप्ट, किसको छोड़कर? तो इसको छोड़कर, किसको छोड़कर? इसको छोड़कर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज बी। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। The nurse Amanda is caring for a client with severe blood loss who is prescribed with multiple transfusion of blood. Nurse Amanda obtain which most essential piece of equipment to prevent the risk of cardiac dysrhythmia? I think very simple, cardiac dysrhythmia बताया जा रहा है, उसके लिए कौन सा इक्विपमेंट रेडी रखा जाए? आंसर लगा लिया होगा सभी साथियों ने। पूरी उम्मीद है कि कुछ परसेंट का आंसर सही भी होगा, कुछ का गलत भी हो सकता है। क्वेश्चन अपन से कह रहा है कौन सा इसेंशियल इक्विपमेंट रखें, किसके लिए? कार्डियक डिसरिथमिया के लिए। अगर केवल अपन इतना सा दिमाग लगाते हैं तो गलती की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि अपन आंसर देते हैं ए, अपन आंसर देते हैं ए कि भैया कार्डियक मॉनिटर रखो। मैं आपसे पूछता हूं कार्डियक मॉनिटर से डिसरिथमिया कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? हार्ट रेट, ईसीजी सब कुछ दिख जाएगा, प्रिवेंट कैसे करोगे? आपको ध्यान हो तो अच्छे से मैंने बताया था कि कार्डियक डिसरिथमिया का मतलब होता है इंसान को कोल्ड ब्लड लगाना। अगर आप इंसान में ठंडा ब्लड लगाओगे तो होगा डिसरिथमिया। देखें ये उस तरह के क्वेश्चन हैं जिनमें सिली मिस्टेक होने की पूरी गुंजाइश है, पूरी गुंजाइश होती है, तुरंत अपन आंसर ए देते हैं जो कि गलत होता है। प्रिवेंट करना है, अगर यहां प्रिवेंट की जगह मॉनिटर लिख दिया जाए कि कार्डियक डिसरिथमिया को मॉनिटर करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, आंसर इज कार्डियक मॉनिटर। बट लिखा है डिसरिथमिया को रोकना है तो ठंडा ब्लड मत लगाओ, ब्लड को वार्म करके लगाओ।
तभी तो डिसरिदमिया रुकेगा। ध्यान हो तो सारी चीजें बता दी थी कि 4 घंटे में ब्लड चढ़ाओगे तो क्या, 6 में चढ़ाओगे तो क्या, 2 में चढ़ा दोगे तो क्या, ठंडा ब्लड लगाओगे तो क्या होगा। तो ठंडे ब्लड से डिसरिदमिया होता है, तो इस ब्लड को लगाने से पहले डिसरिदमिया को रोकना है। की पॉइंट यह है, यहां पर डिसरिदमिया को रोकना है। रोकने के लिए ब्लड को वार्म करना जरूरी है। सो दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज बी। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इक्विपमेंट होना चाहिए यदि डिसरिदमिया को रोकना है तो कोल्ड ब्लड मत लगाओ, और कोल्ड ब्लड को वार्म करने के लिए जो इस्तेमाल करेंगे अपन वो होगा ब्लड वार्मर। सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, आंसर ऑफ क्वेश्चन 11 इज बी, नॉट ए। हो सकता है कुछ परसेंट का ए पे सीधा ध्यान गया हो तो वो इस पॉइंट पर फोकस नहीं कर पाए। अपन को रोकना है, मॉनिटर नहीं करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नर्स डेनियल इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट रिसीविंग ए ट्रांसफ्यूजन ऑफ पीसीवी। पीसीवी लग रही है, क्लाइंट ने वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। यहां से क्वेश्चन को देखें आप, क्लाइंट ने वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर दिया, नोजिया हो गया, क्लाइंट का बीपी 95/40 हो गया। 95 बीपी गिर गया, वॉमिटिंग कर रहा है तो बीपी गिर गया। जो पहले इतना था, बेसलाइन इतना था, उसका टेम्परेचर 101 की तरफ जा रहा है, जो पहले इतना था। तो नर्स को क्या सस्पेक्ट करना चाहिए, क्या हुआ है मरीज को? सर्कुलेटरी ओवरलोड। अगर सर्कुलेटरी ओवरलोड होता तो हाथ पैरों में सूजन आती, फीवर नहीं होता। हाथ पैरों में स्वेलिंग आती और ब्लड प्रेशर भी नहीं गिरता, ये तो गलत हो गया। डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इसके अंदर थोड़ा बहुत राइगर हो सकता है। डिलेड ट्रांसफ्यूजन में जो लगभग एलर्जिक रिएक्शन के समतुल्य माना जाता है, बट इतना फीवर आना और इतना बीपी का ड्रॉप होना नहीं हो सकता। हाइपोकैल्सीमिया नहीं, हाइपोकैल्सीमिया में भी फीवर नहीं आता। और चौथा और लास्ट सेप्टिसीमिया, शायद उसको सेप्सिस हो गया तभी तो फीवर आ रहा है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। वॉमिटिंग इतनी ज्यादा हो गई कि उसका बीपी अचानक से ड्रॉप हो गया। तो नर्स इनमें से कौन सी कंडीशन का अंदाजा लगाए जो मरीज में हो सकती है? आंसर है सेप्टिसीमिया। द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज डी। The answer of that question is D. That is the question number 12. Come on to the next question number 13. A nurse is caring for a client require surgery and ordered to have standby blood secured. देखिए यहां से क्वेश्चन को पकड़ें। स्टैंड बाई ब्लड, इसका मतलब है इंसान का हीमोग्लोबिन 13, 14, 15 ग्राम है, और 15 ग्राम के बाद डॉक्टर ने कहा है कि 1 यूनिट ब्लड मंगा के रख लो, जरूरत पड़ेगी तो लगा देंगे। 1 यूनिट ब्लड मंगा के रख लो, जरूरत पड़ेगी तो लगा देंगे। इफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नीडेड ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोसीजर, द नर्स सजेस्ट टू द क्लाइंट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग टू लेसन द रिस्क ऑफ पॉसिबल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो नर्स क्या सजेस्ट करे मरीज को ताकि ट्रांसफ्यूजन की संभावना कम हो जाए? तो देखो, पहला, रिक्वेस्ट दैट एनी डोनेटेड ब्लड बी स्क्रीन्ड ट्वाइस बाय द ब्लड बैंक। यानी वो सजेस्ट करे कि ब्लड बैंक वालों से कहो कि जो तुम्हें ब्लड दे उसको 2 बार चेक करे। 2 बार क्या 10 बार चेक कर लो, 2 बार क्या 10 बार चेक कर लो, गलत थोड़ी देते हैं वो। तो 2 बार चेक करने से क्या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की संभावना कम हो जाएगी? नहीं। टेक आयरन सप्लीमेंट प्रायर टू द सर्जरी, ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल। कोई मतलब नहीं, आयरन खाने से कोई ट्रांसफ्यूजन कम थोड़ी होगा। डी देखो, हैव ए फैमिली मेंबर डोनेट देयर ओन ब्लड। अच्छा, फैमिली मेंबर ब्लड देगा, जरूरी थोड़ी सेम मैचिंग का हो, सेम मैचिंग का हो जरूरी थोड़ी है। स्टैंड बाई ब्लड चाहिए तो क्यों फैमिली मेंबर का ब्लड निकाल रहे हो? उसका ब्लड बी हुआ और आपका ब्लड ए है, तो आपको तो वो लगा ही नहीं सकते, आपको तो ब्लड बैंक से ही मिलेगा। तो फैमिली मेंबर दे, उसके बाद आपको ट्रांसफ्यूजन होने की, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की संभावना 100% खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरा देखें, डू एन ऑटोलॉगस ब्लड डोनेशन। देखो, ऑटोलॉगस का मतलब है मेरा HB 15 ग्राम है, मेरा ऑपरेशन होने वाला है,
अब उसके बाद डॉक्टर ने, मेरा HB 15 ग्राम है, RBC 5.5 मिलियन है, तो उन्होंने कहा 300 ml इसी का निकाल लो, 3 दिन बाद ऑपरेशन है। मेरा खुद का 1 यूनिट ब्लड निकाल लिया, 3 दिन बाद मेरा ऑपरेशन है, वो रख दिया प्रिजर्व, और जिस दिन मेरा ऑपरेशन होना है उस ब्लड को ले आए और मुझे लगा रहे हैं। बताओ, मेरा ही निकाला हुआ ब्लड बाद में मुझे ही लगेगा। इसको नाम देते हैं ऑटोलॉगस ब्लड डोनेशन। मेरा ही ब्लड मुझे ही लग रहा है जो मैंने 5 दिन पहले दिया था। मान के चलो जरूरत पड़े तो भी, नहीं पड़े तो भी लगा दो, क्योंकि मेरा ही ब्लड है। तो बताओ 0% संभावना है मेरा ब्लड मुझे ही वापस दिया जाए। मैंने 1 यूनिट निकलवा के स्टैंड बाई पे रख दिया कि भैया जरूरत हो तो लगा देना, जरूरत नहीं हो तो भी लगा देना, जरूरत नहीं हो तो भी लगा देना। मेरा हीमोग्लोबिन भरपूर है तो मुझे रिएक्शन की 0% संभावना होगी। और यही कहा जा रहा है कौन सी मीजर यूज करे जिससे पॉसिबल ट्रांसफ्यूजन की संभावना बिल्कुल कम हो जाए। सो दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज सी। द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 इज सी। इज दैट क्लियर? कम ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ब्लड प्लेटलेट के बारे में सेंटेंस दिए हुए हैं, आंसर का चुनाव करना है। पहला, आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, यस सही है, बोन मैरो में बनती हैं, सही है। आर नॉर्मली मोर न्यूमेरियस देन व्हाइट सेल, ये भी सही है। हैव ए स्मॉल सिंगल लोब्ड न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस होता है, नहीं, नहीं होता। डिक्रीज इन नंबर आफ्टर इंजरी और सर्जरी, इंजरी और सर्जरी के बाद इनके नंबर कम हो जाते हैं, नहीं बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इनमें से आप चुनाव करें। तो बताओ क्या राइट आंसर है जो आ रहा है। देखिए यहां भी 2, 4, 5% हैं जो आंसर दे रहे हैं। द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज सी। यह भी सिली मिस्टेक वाला क्वेश्चन है, बट द आंसर, एग्जैक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज डी, सॉरी बी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है चूज द इनकरेक्ट आंसर। देखिए इस तरह की सिली मिस्टेक अमूमन 100 में से 5 क्वेश्चनों में होना लाजमी है कि अपन ने पढ़ाई नहीं, अपन ने सीधे ऑप्शन को पढ़ा, कौन से सही है, हाँ पहला दूसरा सही है, आंसर इज सी। अपन यहां पर गए ही नहीं। अगर किसी का गलत हुआ है तो चूज द इनकरेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो, कि यहां पर वैसे एग्जाम में नहीं आता, वहां पर करेक्ट ही आता है, बट कहीं ना कहीं मॉडिफाई करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन गलत होने पर अपन को आभास होना चाहिए कि आगे से इस तरह की सिली मिस्टेक ना की जाए। तो क्वेश्चन कह रहा है इनकरेक्ट आंसर का चुनाव करें। कौन सी बातें गलत हैं? गलत हैं 3rd और 4, 3rd और 4, और 3rd और 4 कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं? आंसर है बी। तो ये 14 के 14 क्वेश्चन शायद टोटली आपको समझ में आ गए। एक और क्वेश्चन अलग से पूछ लूं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द क्लॉटिंग टाइम हैज बीन इंक्रीज। क्लॉटिंग टाइम निम्न में से किस में बढ़ जाएगा? वहां पर नंबर 1 है हीमोफीलिया, नंबर 2 है वॉन विल्ब्रेंड डिसऑर्डर, नंबर 3 है वाइपर बाइट, और नंबर 4 है ऑल ऑफ देम। अगर इस तरह के ऑप्शन आ जाएं तो आंसर देना है ऑल ऑफ देम। बताने का पर्पज है हीमोफीलिया में तो सीटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो वॉन विल्ब्रेंड डिसऑर्डर है उसमें भी 8 नंबर का फैक्टर एक्टिवेट कम होगा, इसलिए सीटी बढ़ेगा। और जो वाइपर बाइट होती है उसका वीनोम जो होता है वह क्लॉटिंग फैक्टर का एग्रीगेशन कराता है। बोले तो जो फिब्रिनोजन होता है उसको फिब्रिन में कन्वर्ट करा देता है, और फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होगा तो ब्लड वेसल में छोटे छोटे थ्रोम्बाई बन जाएंगे। अच्छा, जो थ्रोम्बाई बने इसका मतलब सारे क्लॉटिंग फैक्टर कंज्यूम हो गए। अब उस इंसान का ब्लड सैंपल लेकर आप सीटी चेक करो तो क्लॉटिंग ज्यादा समय में होगी, इसका मतलब सीटी बढ़ा हुआ आएगा। तो वाइपर बाइट के दौरान भी पर्सन का क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है, हीमोफीलिया में भी बढ़ जाता है, और उसके अलावा वॉन विल्ब्रेंड डिसऑर्डर में भी बढ़ जाता है। तो इट इज द एंड ऑफ हेमेटोलॉजी। काफी दिनों के बाद, लंबे इंतजार के बाद एक पर्टिकुलर चैप्टर पर अपन ने विजय प्राप्त कर ली।
तो पूरी उम्मीद है कि सफलतापूर्वक अपन ने हेमेटोलॉजी को कंप्लीट कर लिया और टोटली आपको समझ में आया होगा। किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को अब आप किसी भी किताब के क्वेश्चन हेमेटोलॉजी से संबंधित है तो उनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हेमेटोलॉजी का एंड होता है। अब चूंकि टाइम काफी हो गया है, बट अपना हेमेटोलॉजी का लास्ट लेक्चर है तो कुछ ज्ञान की बातें आप सारे के सारे साथियों के लिए। जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसको पढ़ने का तरीका, एक स्मार्ट स्टडी का तरीका आपको बताना चाहता हूं। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद आपने जो आपका टाइम टेबल शेड्यूल बनाया हुआ है उसमें 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करें आप। जहां से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है, सेल, टिश्यू, बॉडी फ्लूइड, ब्लड, टोटली उसको पढ़ना है। हद करके मुझे ऐसा अंदेशा है या अनुभव है, आप मुश्किल से 1 दिन में पढ़ लेंगे। 1 दिन छोड़ो, 2 दिन में पढ़ लोगे। 2 दिन में आपने सारा कुछ पढ़ लिया यहां तक का। उसके बाद 1 दिन आप सीट को उठाओ और सीट जो है उसके जितनी भी थ्योरी है उसको सॉल्व करो। वैसे जो सीट दी हुई है उससे ज्यादा मैटर यहां पर पढ़ाया जाता है, फिर भी आप सीट में से एक बार थ्योरी को पढ़ लें। चूंकि आपने जो पीडीएफ हाथों से लिखी हुई पीडीएफ जो आपके पास उपलब्ध है उसको पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको सीट को पढ़ना है तीसरे दिन। सीट को जैसे ही आप 4, 5, 6 घंटे में पढ़ लें पूरी को, एक तरह का रिवीजन होगा। उसके बाद सीट के क्वेश्चन सॉल्व करने। देखिए यहां पर क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक होता यह है कि मैं या कोई भी आपको पढ़ाता जा रहा है, आप सीट को खोलते हो, खोलने के बाद उसमें क्वेश्चन देखते हो, पहले तो छांटते हो कि ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन कहां है, अच्छा कोम टेस्ट का कहां छिपा हुआ है। सोचो छांटने में आपके 10-20 मिनट खर्च होते होंगे। फिर आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हो कि चलो ब्लड ग्रुप पढ़ा है अपन ने, ब्लड ग्रुप के क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कर रहा हूं। फिर उसमें आपने 17वां छांटा, 29वां छांटा, 127 पर आया, 128 पर आया, 129 पर आया, 10-20 क्वेश्चनों को आपने छांट लिया, सॉल्व कर लिया। सॉल्व करते हैं तो उनका आंसर देते हैं अपन कि इसका 27वें का है बी, 28वें का है सी। फिर पीछे से अपन चेक भी करते हैं कि 28वें का सी। फिर अपन देखते हैं नहीं यार बी दिया हुआ है। फिर अपन वापस आते हैं, फिर अपन देखते हैं बी है क्या। फिर अपन चारों ऑप्शन पढ़ते हैं कि हाँ यार बी तो होगा। आंसर देखते ही ऑटोमेटिकली आंसर मिल गया। अच्छा किया गलत था अपन ने। फिर एक और हैबिट होती है यहां पर कि जब अपन पीछे से आंसर की में आंसर देख रहे होते हैं तो 8वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है तो 9वां ना चाहते हुए भी दिख जाता है। मजबूरी है इंसान की, ना चाहते हुए भी ध्यान चला जाता है। और बहुत सारे भाइयों का तो 10वें 11वें पे भी चला जाता है। अल्टीमेटली मीनिंग ये है कि वहां पर आधे घंटे में आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करके कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लेंगे। हमेशा सीट को सॉल्व करने का ये सिद्धांत रखोगे तो अच्छा हो। जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, सीट के पीछे 400 क्वेश्चन दिए गए हैं। 400 क्वेश्चनों को 6 घंटे में आप डिवाइड करो। एक पन्ना लो, पेज लो, उस पेज पर 1 से लेकर 200 तक नंबरिंग करो। 1 से लेकर 200 तक नंबरिंग करो और टाइम बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। 12 से 3 मुझे टेस्ट देना है। चेयर पर बैठ जाओ आप, सीट को खोल लो और 1 से 200 तक लिखते जाओ आंसर, ए सी बी डी। छोड़ने भी हैं यहां पर आपको छोड़ने भी हैं। क्वेश्चन जो नहीं आता है आप उसको छोड़ दें। 200 तक करें जब तक आपको चेयर से खड़ा नहीं होना है। 200 क्वेश्चन करने के बाद 10-20 मिनट का विश्राम लेना है। 2.5-3 घंटे में आपने कर लिए या आप पहले भी थोड़े बहुत कर चुके हो तो आप जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। हर एक का लॉजिक आपको पता होना चाहिए। 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 3 बजे तक कर लिया, 3:30 बजे आंसर की से मिलाना। 27 गलत होते हैं, 17 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, इतने सही हुए हैं। हर क्वेश्चन को 3 नंबर का मानना है, नेगेटिव मार्किंग उसमें से घटानी। 27 गलत किए हैं, फिर उस जिस पेज पर 1 से 200 तक लिखे उसके पीछे रिजल्ट लिखो अपना कि मेरी परसेंट बन रही है 74 और इसमें 27 मैंने गलत किए हैं। और दिमाग में यह रखो कि अगले में 27 गलत नहीं करूं, अगले में 27 गलत नहीं करूंगा। फिर लास्ट के 200 क्वेश्चनों को इसी तरह सॉल्व करूं। देखिए इससे 2 बेहद इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपको मिलेंगे। पहला, आपके मन में यह आएगा कि मैं एम्स का पेपर दे रहा हूं। बीच बीच में इनको सॉल्व करना मेरे हिसाब से बेवकूफी होती है, करना ही नहीं चाहिए। आज मैंने कोई टॉपिक आपको पढ़ाया, आज उसका क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, यार आज तो सॉल्व होगा ही होगा, उसको बाद में सॉल्व करो तो ज्यादा बेटर है। तो इसके 2 बेनिफिट होंगे। सबसे पहला बेनिफिट,
एक तो 3 घंटे बैठने की हैबिट होगी। नॉर्मल तौर पर एक कैंडिडेट को या अपने को कभी 3 घंटे लगातार बैठने की आदत हुई नहीं, सिर्फ अपन एग्जाम में बैठते हैं और वो अपन को पता है मजबूरी है भैया बैठना ही पड़ेगा, मजबूरी है भैया बैठना पड़ेगा। ये मजबूरी नहीं, अब जिंदगी का सवाल है। अब शौक से बैठना, इंटरेस्ट से बैठना है, रिलैक्स होके बैठना है। सोचो आपकी इतनी सारी सीट दी गई हैं जिनमें हजारों क्वेश्चन है, कम से कम 200-300 तो एम्स के पेपर घर ही दे सकते हो। 300 पेपर देने का मतलब है इतनी अच्छी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। अब आपको 3 घंटे बैठने में जोर नहीं पड़ेगा, बहुत जोर पड़ता है। अपनी तो हैबिट इतनी खराब है कि 3 घंटे तो अपन पिक्चर नहीं देख सकते। बताओ, थिएटर में जाते हैं तो 1.25 घंटे बाद ही लगता है कि बस भैया ब्रेक हो जाए, इंटरवल हो जाए। हैबिट है अपनी। 3 घंटे आप इंटरेस्टिंग चीज को नहीं देख पा रहे हो, ये तो बोझिल है। पढ़ना और ऊपर से एग्जाम देना, पूरे सब्जेक्टों को दिमाग में घुमाना, जो 200 क्वेश्चन का पेपर आता है, बहुत टिपिकल टास्क होता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, बहुत सारे साथियों ने मुझे बताया है कि सर शुरुआत का 1.5 घंटा जब मैं एम्स का एग्जाम देता हूं तो बहुत शानदार जाता है। मैं शुरू के 100 क्वेश्चनों में गलती करता ही नहीं हूं, मेरे से गलती लास्ट के 100 में होती है, क्योंकि 1.5 घंटे बाद दिमाग बोझिल हो जाता है। अच्छा, बोझिल क्यों हो जाता है कि घर पर अपन ने ऐसी प्रैक्टिस की नहीं है कि मैं 3-3.5 घंटे बैठ के लगातार एग्जाम दूंगा। ऐसी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। देखिए, इसको भी आपको एक पर्टिकुलर आपकी जिंदगी का गेम मानना चाहिए। जैसे कोई भी गेम खेलने जाते हैं, इंडियन टीम कहीं खेलने जाती है तो 20 दिन पहले पहुंचती है ताकि प्रैक्टिस हो जाए, अभ्यस्त हो जाए, वहां के एटमॉस्फेयर में बॉडी ढल जाए, माइंड भी ढल जाए, उसके बाद सीरीज स्टार्ट होती है। वर्ल्ड कप खेलने गए तो 1 महीने पहले चले गए, 1 महीने पहले जाने का क्या औचित्य है? नहीं, वो अभ्यस्त होना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम है, अपने लिए भी वर्ल्ड कप है, आपके लिए वर्ल्ड कप है। 10वीं 12वीं पूरी नर्सिंग का निचोड़ अपन को निकालना है तो अभ्यस्त होना पड़ेगा। तो आप घर बैठकर इस तरीके से पेपर दें, आपका पहला बेनिफिट होगा। दूसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट जो सिलेक्शन में बार बार बाधा बनता है वो है नेगेटिव मार्किंग। इतनी नेगेटिव मार्किंग होती है विद्यार्थी के द्वारा क्योंकि वो उस पर ध्यान ही नहीं देता है कि मैं कभी मेरी नेगेटिव मार्किंग को सुधारने का प्रयास करूं। जैसे मैं मेरा प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं, जो साथी पास यहां से निकलने के बाद पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद कॉन्फिडेंस के साथ फोन करते हैं कि सर मजा आ गया, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, जो पढ़ाया गया सारा का सारा वही आया, और मैं 184 करके आया हूं, 172 करके आया हूं, 180 करके आया हूं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ। बधाई हम अग्रिम दे देते हैं कि भगवान करे आपकी सारे के सारे क्वेश्चन सही हो। अच्छा, वो जब बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद भी कॉन्फिडेंस में रहता है कि यार 180 में से कितने सही होंगे, कितने गलत होंगे, 20, बाकी सारे सही हैं। 160 मेरे सही हुए तो 70%, 75%, और सिलेक्शन तो 60 पे ही हो जाएगा। अंदर से बहुत खुश है। देखो वहां पर घटना क्या घटती है, विद्यार्थी जो सारा कुछ पढ़ा हुआ है, एग्जाम देने गया, एग्जाम देने के बाद वापस आया तो 180 करके आया। 180 करने के बाद जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकला, सारे यार दोस्त मिलते हैं, और यार दोस्त मिलते ही गलत कराना चालू कर देते हैं। यार उसका क्या किया कि उसका मैंने कर दिया 11 दिन, उसका मैंने कर दिया 120 दिन, कि अरे बेवकूफ, वो प्लेटलेट का जीवन काल पूछा था, आरबीसी का थोड़ी पूछा था। फिर डिप्रेशन की, यार ये गलत हो गया, सिली मिस्टेक हो गई। फिर जैसे ही यार दोस्त मिलते हैं 10-20 क्वेश्चन वहीं गलत हो जाते हैं बेचारे। अच्छा, 20 उन्होंने गलत करा दिए, परेशान होकर वहां से चला, फिर बस में बैठते हैं। अच्छा, बस में जब रेलवे स्टेशन तक जा रहे होते हैं तो भी वही यार दोस्त या कोई और 10 से 15 वहां गलत हो जाते हैं। बस में भी डिस्कशन होता है, वहां गलत हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा कम हुआ। उसके बाद ट्रेन में जब अपन चढ़ते हैं और अपने वापसी के लिए पहुंचते हैं, वहां भी यार दोस्त कम से कम 20 वहां गलत करा देते हैं। देखिए, जो कॉन्फिडेंस वहां था एग्जाम से निकलते कि 20 ही गलत है, 160 सही है, अब घर पहुंचते पहुंचते वापसी में 120 ही सही रह गए। और जब रिजल्ट आता है तो मालूम चलता है कि 180 जो करके आया था उसके नंबर टोटली 80 आए 200 में से। ये बुराई वाली बात नहीं है, बट ये प्रैक्टिकली होता है। यानी 80 नंबर आने का मतलब है उसने 80 गलत किए, 80 गलत किए, जिनमें से 30-35 में तो सिली मिस्टेक की जिनको वो सही कर सकता था। एक कैंडिडेट के द्वारा किए जाने वाले क्वेश्चन में यदि केवल 10% मिस्टेक हो तो माफ है। जिस दिन आपने आपकी नेगेटिव मार्किंग को 10% पे ले आए, समझ लो सिलेक्शन की दहलीज पे खड़े हो।
और अगर ये 20-30% रही, 20-30% रही तो सिलेक्शन आपसे कोसों दूर है। अगर घर पर जो पेपर आप सॉल्व करते हैं, जो सीट आप सॉल्व करते हैं, उसमें तो 10% भी नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम है 10% तो, क्योंकि यहां जो घर पर 10% गलती होगी मेन एग्जाम में वो 20% होगी। अच्छा, 20% गलती होने पर भी सिलेक्शन की संभावना 170-80 आप करके आते हो, पेपर पे डिपेंड करता है कैसा है, उसमें 20-30 आपके गलत भी हैं तो कोई नहीं यार, 60-65 बनेगी, उसमें सिलेक्शन की उम्मीद है। सबसे गलत होते हैं, होशियार से होशियार कैंडिडेट होगा वो भी 10% नेगेटिव करके आता है, बट इससे ज्यादा नहीं। घर पर बैठकर तो आप नेगेटिव मार्किंग में कंफर्म मान लो, जो आपने 200 क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें से मैंने 150 किए और 150 में से 15 से ज्यादा गलत नहीं होनी चाहिए। अगर 16 भी गलत हैं तो सोचो आप अगला टेस्ट जो घर पर दे रहे हो, दिमाग लगाओ कि जो पुराने में मैंने गलती की है अब नहीं करूंगा, तो पुराना पेपर उठाकर देखना है। अपन क्या पुराने को तो गड्ढे में फेंक देते हैं कि मतलब ही नहीं हो तो कभी देखना ही नहीं, उसमें बिल्कुल मत देखो, बट ये देखो क्या क्या गलती है। जिस दिन गलतियों पर सुधार कर लिया, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो सिलेक्शन के लिए नेसेसरी होते हैं। केवल पढ़ना पढ़ना पढ़ना, थ्योरेटिकल पढ़ना, क्वेश्चन करना, थ्योरेटिकल पढ़ना, क्वेश्चन करना, ये किताब वो किताब वो किताब नहीं, एक ही किताब से हो जाता है यदि कैंडिडेट तरीके से तैयारी करे तो यहां पर आपके फायदे के लिए ये एडवाइज है, माने नहीं माने आपकी बात है, कि आप घर पर जब भी क्वेश्चनों को सॉल्व करें तो क्यों ना एम्स का पेपर बनाकर सॉल्व करें। एम्स का पेपर यदि आप बनाकर सॉल्व करेंगे, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रैक्टिस तो ये कि मैं 3 घंटे बैठता हूं, बड़े एंजॉय से सॉल्व करता हूं। होता यह है कि कैंडिडेट अपना शेड्यूल, यानी जो एग्जाम होता है उससे 1 महीने पहले एग्जाम फोबिया हावी हो जाता है। जिस दिन आप पूरा पढ़ चुके होंगे और आपको लगेगा अब मैं कंपेटेबल हूं, अब कोई भी एग्जाम होगा तो मैं उसको फाइट करके दिखाऊंगा, बट वहां पर समस्या आएगी मेन एग्जाम के अंदर, क्योंकि 1 महीने पहले एग्जाम फोबिया हावी हो जाता है। 1 महीने पहले दिमाग में ऐसा लगता है कुछ जा ही नहीं रहा है, मुझे तो याद ही नहीं हो रहा है। 1 महीने पहले से डर कायम हो जाता है, उस डर को 1 महीने तक काबू में करना। एग्जाम से पहले विद्यार्थी की कंडीशन होती है कि सर मैं 16 घंटे पढ़ता हूं, आजकल तो 4 घंटे ही सो रहा हूं। जब ऐसा कोई मेरे से मिलता है तो मैं तो एक ही वर्ड बोलता हूं, किसी हाल में सिलेक्शन नहीं हो सकता। अरे सोने को त्याग के कैसे पढ़ सकते हो तुम यार? जब तक अपना माइंड रिलैक्स नहीं होगा दिमाग में जाएगा कैसे? अपने दिमाग में कचरा भर रहे हो। जो चीज को तुम 12 घंटे में पढ़ रहे हो उसको 5 घंटे में पढ़ सकते हो यदि तुम 8 घंटे की नींद निकाल। मेरा तो यहां तक कहना है जब एग्जाम की बारी आए तो कम से कम 8 घंटे आपको सोना ही सोना। बहुत सारे साथी की सर मेरा शेड्यूल फिक्स है कि शाम को रात को मैं 2 से और सुबह 6 बजे तक सोता हूं, 4 घंटे तो तब सोता हूं, और दोपहर में सोता हूं 2 से 4। अब 2 से 4 आप सो रहे हो। वो कैंडिडेट जो मेरे को बता रहा था उसका एग्जाम 15 दिन बाद था और उसका टाइम था इवनिंग शिफ्ट में 2 बजे से। तो मैंने उसको समझाया कि भैया 2 बजे तू सो रहा है, लगातार उसी हैबिट में ढला हुआ रहेगा, अब तू मेन एग्जाम में बैठेगा तो नींद आएगी। इस टाइम को चेंज कर, इसको चेंज कर, दिन में सोना छोड़। 2 बजे का मतलब है 2 से 5 मेरा एग्जाम है, तो अब डेली घर बैठ के 2 से 5 तू प्रैक्टिस करेगा। 2 से 5 1 महीने तक प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये मन के अंदर ऑटोमेटिकली ऑरा बन जाएगा कि हाँ यार 2 से 5 तो मैं डेली एग्जाम दे रहा हूं। यानी पहले अपन को मैच प्रैक्टिस करनी होती है, और मैच प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तो मेन मैच में जब अपन उतरते हैं अपनी सफलता की गुंजाइश ऑटोमेटिकली बढ़ जाती। कंफर्म मान लेना, ये जो अपन बैठकर आंसर की देखते हैं और जो क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं वो आपका जस्ट बांग्लादेश वाला मैच होता है, बांग्लादेश वाला मैच होता है। और जो टेस्ट आप देते हैं, जो सीट आप सॉल्व करते हैं वो बांग्लादेश वाला मैच होता है। जो टेस्ट आप देते हैं ऑनलाइन, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से मैच होता है। और जो वो मैच होगा 200 का एम्स का पूरी जिंदगी के लिए, वो सीधा पाकिस्तान से मैच होगा। सोचो पाकिस्तान से मैच में सीधे ही थोड़ी उतरना है, बहुत सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो पहले अपने आप को ऐसा ढाल लो कि हाँ भैया मुझे बढ़िया नींद आती है। जैसे बहुतों की समस्या की सर एग्जाम से 2 दिन पहले नींद ही उड़ जाती है। नहीं भैया, डर को मारना होगा। बिना सोए हुए एग्जाम दोगे तो नुकसान हर हाल में होगा। बहुत सारे फैक्टर हैं। आने वाले निकट टाइम में जब भी कोई एग्जाम आएगा या आने वाले लेक्चरों में अपन डिस्कस करेंगे एग्जाम पर भी कि किस तरीके से एग्जाम फोबिया को दूर किया जा सकता है।
तो यहां पर मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं स्मार्ट स्टडी का कि आप घर पर अपनी हैबिट ऐसी डालें, जब मैं क्वेश्चन करने बैठूंगा तो क्वेश्चन 200 ही होने चाहिए, और मैं 3 घंटे बैठ गया तो कमरा बंद रहेगा, कोई कितना ही अर्जेंट हो, बट मैं 200 क्वेश्चन करके ही उठूंगा। उससे ऑटोमेटिकली स्टेमिना डेवलप होगा कि हाँ यार मैं 3 घंटे बैठ सकता हूं। दूसरा, क्वेश्चनों को 1 से 200 तक पेज पर लिखकर तब सॉल्व करना है, हर बार नेगेटिव देखना है। इस बार 34 हुए, अगली बार 54, अरे यार मैं तो गिर रहा हूं, 34 हुए तो अगली बार 34 से कम होने चाहिए, और इसको घटाते घटाते 10% पे ले आओ। जिस दिन आप 10% पे ले आए, कंफर्म मान लेना आप सिलेक्शन के बेहद नजदीक है। इज दैट क्लियर? तो ये आज का ज्ञान कंप्लीट होता है, हेमेटोलॉजी आपकी कंप्लीट हो गई। पूरी उम्मीद की आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।